तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां आज पूरी तरह से जबरदस्त कमजोरी के साथ कारोबार लगातार चौथे दिन है कमजोरी और दिन के निचले स्तरों पर कुछ अहम लेवल्स के नीचे कारोबार करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी के आसार हैं। 14,000 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे या नहीं, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब फाइनल ट्रेड में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से भी चर्चा करेंगे कि ऐसे बाजार के एक्शन में क्या करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। इस बार अच्छे नतीजों का ही अनुमान था। आय को देखिए 1824 करोड़ से बढ़कर 2122 करोड़ की इनकी आय आती हुई दिखी। हमारा अनुमान 2020 करोड़ का था, तो लगभग अनुमान से 100 करोड़ ज्यादा आय आई है। 5% का बीट किया है एस्टिमेट के मुकाबले। अगर आप देखें आय ने, मार्जिन्स यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। 20.5% से घटकर 19.5% के मार्जिन्स आए। हमारा अनुमान 20.8% का था। कामकाजी मुनाफा यहां पर आपने बढ़ोतरी देखी है, तो देखना पड़ेगा कि किस वजह से मार्जिन्स में आपने एक कॉन्ट्रैक्शन देखा और अनुमान से कमजोर मार्जिन जरूर आए हैं। 20.5% से घटकर 19.5% आए हैं मार्जिन्स। हमारा अनुमान 20.8% का था। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और अनुमान मुताबिक ही बढ़कर आया है। 413 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। हमारा अनुमान 420 करोड़ के आसपास का था। कुणाल जी हमारे साथ हैं और कुणाल जी मैरिको पर आपकी ओके किरण जी और बंसल जी हमारे साथ है। बंसल जी, मैरिको आपकी और कुणाल जी की राय भी थी स्टॉक पर पोजिशनल बेसिस पर। नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स थोड़े कमजोर आए हैं। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स पॉजिटिव है और अच्छी बात क्या है कि 409 410 एक सपोर्ट है और मार्केट की वोलेटिलिटी में लेवल्स क्रैक नहीं हुए हैं। तो 409 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास है बने रहने की राय है। अगर 409 के लेवल टूटते हैं तब ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज में एंट्री लेगा। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको पर इनके आते हुए दिखे हैं नतीजे। सर बाजार की पहले बात करें, चल क्या रहा है ये एक्शन सर? लग रहा था कि शायद थोड़ी रिकवरी के संकेत आएंगे, कोशिश भी करी, बट जो ब्रेकडाउन है और स्पेशली बैंक निफ्टी 850 पॉइंट्स नीचे, क्या चल रहा है सर? 30,400 के भी नीचे। जो आखिरी उम्मीद थी 30,430 550 उसके भी नीचे आए। डेफिनेटली डीप ये हर बार आप शायद प्री बजट बाइंग देखते हैं, इस बार प्री बजट सेलिंग देख रहे हैं। और आज सुबह भी मैं यही बात कर रहा था कि अगर आप पता लगाएं कि एफआईज ने खरीदा है, घरेलू फंड से नहीं बेचा, तो किया किसने? या तो किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी, या किसी को पता है कि बजट में क्या आने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर कट वैसे ही कि किसी को पता है बजट में क्या आने वाला है, और बजट में कुछ ना कुछ मार्केट के लिए ऐसा आने वाला है जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, और वो अभी से समझ में आ रहा है। तो ये प्योरली उसी तरह की सेलिंग है। अब कहाँ तक गिरेंगे क्या है वो मैं बता दूं, मैं आपको लेवल ही दे सकता हूं। तो ये 14,000 14,050 आखिरी सपोर्ट रेंज है दिन के लिए, जहां पर हम आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा लेवल जो आपका निकल कर आता है वो 13,850 का आता है। इसके नीचे आपके लिए 150 पॉइंट की रेंज खुलती है 13,850। वो अगला अहम बड़ा सपोर्ट निकल कर आएगा 13,850 अगर आप 14,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते तो। और बैंक निफ्टी के लिए लगभग 30,000 के आसपास का लेवल निकलता है, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में और 150 पॉइंट की जगह निफ्टी में और खुल जाती है अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो। और बैंक निफ्टी में तो वो लेवल 30,400 का था जो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। तो अब अगला अहम सपोर्ट 30,000 के आसपास का है। और निफ्टी में अगला अहम सपोर्ट 13,850 के आसपास का है। और ये जिस तरह की बिकवाली हो रही है क्लियर कट प्री बजट सेलिंग है, 100%। क्योंकि अभी कहीं कोई ऐसी ग्लोबल मार्केट्स में आपको दिक्कत नजर नहीं आ रही। डाउ फ्यूचर्स अभी भी थोड़ी देर पहले हरे निशान में थे, नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी कहीं कोई एशियाई बाजारों में, यूरोप में कहीं कोई पैनिक का माहौल हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 90 पॉइंट नीचे मार्केट, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत कमजोरी है, लेकिन इतना नहीं कि जिस हिसाब से भारतीय बाजार गिरना, 0.3% बैंक निफ्टी का गिरना, ये और वो भी तब जबकि आपके पास कल के सोमवार के एफआईएस के डेटा मजबूती वाले हैं। उसके बावजूद अगर आप गिरे, इसका मतलब क्लियर कट है कि किसी को तो बजट को लेकर डर है। बिल्कुल, तो ये बजट के डर वाली बिकवाली है। यश और बड़े लंबे समय बाद, 2-2.5 महीने बाद पहली बार शॉर्ट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। अब तक हमेशा लॉन्ग अनवाइंडिंग ही होती थी, लेकिन अब शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो पहले शॉर्ट्स नहीं बनते थे। पहले ये कि चलिए ठीक है, थोड़ा मूड खराब हुआ तो जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स डर के अपनी पोजीशन कम करते हैं, लेकिन पहली बार शॉर्ट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो शॉर्ट वही बनाएगा जिसको पता है कि बजट खराब है। जी सर, मूड माहौल चेंज हो रहा है मतलब। ये ठीक है, नजर रखते हैं। इस बीच नैल्को यहाँ पर भी एक बार फोकस करें। बायबैक 57.5 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि करंट प्राइस से अगर आप देखें तो लगभग
25% के प्रीमियम के आसपास आपको बायबैक का प्राइस आते हुए दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर है नैल्को के लिए। स्टॉक तो खैर इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट ऑलरेडी काफ़ी एक्शन में रह चुका है। 7.83% इक्विटी का शेयर बायबैक होगा, तो बड़े बायबैक को मंजूरी मिली और अच्छे प्रीमियम पर मंजूरी मिली है। स्टॉक पर फिलहाल रिएक्शन नहीं आ रहा है। एक क्विक कॉल किरण जी, नैल्को के शेयर प्राइस पर सर। नेशनल एल्यूमिनियम बेसिकली एक साइडवेज चार्ट पैटर्न है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। मेरा मानना है कि 43, 44 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 48, 49 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके आर या पार जाता है तो ही एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी और एक अच्छा कॉल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बिगुल बजवाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। तो किरण जी के लिए बिगुल बजाते हैं और उसके बाद भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पहले बिगुल किरण जी के लिए, किरण के कमाल। बताएं किरण जी। देखिए, टाइटन में बिकवाली करके चलने की सलाह है। इसने एक अच्छा हेड एंड शोल्डर्स एंड ऑफ डे चार्ट पे ब्रेक डाउन दिया है, अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। ओआई उतना नहीं है पर फिर भी 16% है। अगर नेक्स्ट महीने में देखते तो शॉर्ट रोल ओवर होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट पोजिशंस रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1467 का और टारगेट्स के लिए 1415 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए कल सवेरे तक। तो 1415 के टारगेट्स के लिए आपको शॉर्ट पोजिशंस क्रिएट करने की सलाह होगी। ओके, किरण जी की तरफ से यहाँ पर बिकौली की राय है टाइटन में। आइए बढ़ते आगे और भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बिकवाली तेज होती दिख रही, कुछ अहम लेवल के नजदीक आ चुके हैं। बताएं सर एक बार पहले तो आउटलुक और साथ ही अपडेट भी। तो अनिल जी देखिए क्या मार्केट का रूप है। लास्ट वेडनेसडे थर्सडे जब 50,000 जाना था एक्सट्रीमली ओवरबॉट थी और आज फियर साइकोसिस से एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। तो जो भी आई थिंक आपने जैसे टिप्पणी की समथिंग इन द बजट इज बीइंग लीक्ड आउट, आई थिंक इट्स इज ऑल, ये जब एक रूमर मॉन्गरिंग है। I don't think there will be any fresh taxes. In fact, there can be big stimulus. So I am not placing too much bets on the budget. मैं तो global rally बोल रहा हूँ कि 1.9 trillion dollars is coming into the market in the next fortnight, and this is a God-sent opportunity because the dollar is weak. So extremely oversold. अगर आप 2 दिन की volatility देख सकते हैं तो this is the time to put your money where your mouth is. आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे को बहुत बुलिश हूँ HCI Tech और ICICI Pru। अब आप कहें तो 2 बाइज हैं और अनिल जी दोनों कन्विक्शन बाइज हैं, जहां आपको 2-3 दिन नहीं 2 हफ्ते का रखेंगे व्यू तो आप पैसा ही पैसा बनाएंगे। ओके, क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये 2 बेहतरीन बाय कॉल्स आपके लिए आती हुई भसीन साहब की तरफ से, बताएं सर। और पहली बात ये भी बता दूं अनिल जी, जैसे आपने ये कहा था ये 14,000 या 50 पॉइंट नीचे भी चली जाए, दीज आर ओवरसोल्ड लेवल्स। यहाँ से पुल बैक्स विल बी वेरी शार्प इफ यू आर अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट कैन कम मे बी बाय द एंड ऑफ टुडे और टुमारो डेफिनेटली, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पुट राइटिंग विच हैज टेकन प्लेस। तो पहला बाय होएगा सर हमारे अंबुजा सीमेंट, 28.5 लाख टन कैपेसिटी है और जैसे आपने अल्ट्राटेक में नंबर देखे अंबुजा विल कम इवन विद बेटर नंबर, और साथ में कोई ओवरहैंग नहीं है ऑफ होलसेम एंड द टेक्नोलॉजी 1% दैट रिमेन्स फॉर 3 इयर्स। 52 रुपए में लीजिए, 48.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 65 का पहला टारगेट, 70 का दूसरा टारगेट, एंड आई सी दिस कमिंग इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट। ओके, दूसरा बाय होएगा मारुति 7930 टू 7940 में लीजिए, सिर्फ 7800 का स्टॉप लॉस रखिए, 8150 का टारगेट। तो 2 खरीदारी करने की राय, अंबुजा सीमेंट और मारुति, ये 2 बेहतरीन स्टॉक हैं जो इस कमजोरी में आपको खरीदने चाहिए। ये भसीन साहब की राय है। 252 के आसपास अंबुजा खरीदिए, 248 हाफ, 248 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, 265, 270, 265, 270 टारगेट होगा। और मारुति आपको खरीदना है 7,930, 7,940 के आसपास, 7,800 का स्टॉप लॉस, 8,150 के टारगेट के लिए। धन्यवाद भसीन साहब, 2:50 पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। आइए तब तक एक बार इवेंट्स कैलेंडर पर डाल ले नजर, किन ट्रिगर्स पर है बाजार की नजर, बताने के लिए मानसी हमारे साथ है तैयार। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज निफ्टी स्पेस में अब एक्सिस बैंक और HUL दोनों कंपनियों के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आने की संभावना है। वायदा बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI प्रूडेंशियल, ये नंबर्स का इंतजार है। इसके अलावा ट्रिगर्स, टाटा कम्युनिकेशन को OFS की प्री बिड मीटिंग पर नजर रहेगी। वहीं फोर्टिस हेल्थकेयर IHH के ओपन ऑफर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। PNB हाउसिंग पर फोकस रखना होगा, पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कंपनी कर रही है और आज देर शाम US फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी।
जिस पर हमारी नजर होगी। कल नतीजों के लिहाज से एक बड़ा दिन है। निफ्टी स्पेस में तो मारुति सुजुकी के नंबर आएंगे, लेकिन वायदा बाजार में एक लंबी लिस्ट है नंबर्स की। BEL, कोलगेट, M&M फाइनेंशियल, पिडिलाइट, ल्यूपिन, कमिंस, RBL बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा केमिकल्स जैसे तमाम कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जनवरी सीरीज की एक्सपायरी कल होने जा रही है। स्टोवक्राफ्ट का IPO कल बाजार बंद होने के साथ ही बंद हो जाएगा। गेल पर फोकस रखना होगा। 1040 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। दाम इसका 150 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। अंत में शुक्रवार के दिन नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। IOC, टेक महिंद्रा और UPL के नंबर्स भी इस दिन आते दिखेंगे। वायदा बाजार में अगेन लंबी लिस्ट है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डाबर, मन्नपुरम फाइनेंस, एक्साइड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, वेदांता जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। शुक्रवार का दिन 29 जनवरी संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा इस दिन। IOC और DCM श्रीराम दोनों पर नजर रखेगा। IOC नतीजों के साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। DCM श्रीराम भी नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करेगा। और GMM फॉडलर 1 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी 29 जनवरी। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, ढेरों इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच मैरिको का अपडेट आ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ 15% की आई है कंपनी की तरफ से, तो ये एक बड़ा फिगर है जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, और अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी रजिस्टर करते हुए दिखी है 15% की। हमारा अनुमान 10 से 12% के बीच का था, तो उसके हिसाब से देखें तो एक बीट करा है वॉल्यूम ग्रोथ फ्रंट पर। और कंपेरेबल सर -1% का था। और इधर देखो निफ्टी 14 के नीचे आ गया 14,000 के नीचे निफ्टी लीजिए। मतलब तोड़ने में बिल्कुल ऐसा वो गरम गरम मक्खन में कैसे चाकू निकलता है सर, बिना किसी। अब क्या अगला सपोर्ट सर? 13,850। अब सीधा वो 150 पॉइंट, मतलब हाँ, बीच में कहीं रुक जाए अलग बात। बड़ा लेवल जो ढंग का सपोर्ट है वो 13,850 का है, उसके आसपास का है। 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है। 13,850 और 30,000, ये दो लेवल्स ब्रॉडली, क्योंकि अब तो मुझे भी वापस डेटा देखने पड़ेंगे पुराने निकाल के कि भाई ये क्या है। लेकिन वाकई में बिकवाली थोड़ी सी तेज होती दिख रही है और प्रेशर साफ तौर पर आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए इस वक्त। चलिए, तो मैं भी डेटा भी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच खबरों वाले शेयर एक बार जरा वरुण से समझ लें किन स्टॉक्स में खबरें हैं आज बाजार खुलने के बाद जो आई हैं उन पर नज़र कर लेते हैं। वरुण, नतीजे आएंगे ज़्यादा? तो नतीजे तो बहुत सारे आए अनिल जी। अभी अपने मेरिको का देखा, इसके पहले इमामी आया, तो काफ़ी सारे नतीजे आए। लेकिन उसके पहले शुरुआत एक्सक्लूसिव खबर से करते हैं हमारी, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि L&T, इरकॉन, HCC, जय कुमार इंफ्रा, ITD सीमेंटेशन, तमाम 7 कंपनीज है जो कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की रेस में है और मुंबई के BKC के अंडरग्राउंड स्टेशन से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो ये कंपनी जो है आज काफ़ी रडार पे थी। अब बात करते हैं दूसरी और खबरों की, जहाँ पे डॉक्टर रेड्डी से इस कंपनी की जो कोरोना की दवा है उसको नॉर्थ अमेरिका में ट्रायल जारी रहेगा, ये खबर आई। लेकिन कुवैत में एक इनकी जो दवा है कोरोना की उसको रोका गया है। राइट्स इस कंपनी को 61 करोड़ का ऑर्डर मिला है। गायत्री प्रोजेक्ट इस कंपनी को 1750 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्टर्लिंग एंड विल्सन इस कंपनी ने ओमान में 25 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू किया है। टाटा एलेक्साई साइंटिएंट के साथ इन्होंने करार किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करार किया गया है। अब बात करते हैं नतीजों की, तो इमामी के नतीजे बेहतरीन है। 144 करोड़ से बढ़ के मुनाफा 209 करोड़ पे आया। मार्जिन 32.5% से बढ़ के 36% पे आए हैं। कैनरा बैंक 505 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 696 करोड़ पे आया है। और ग्रॉस NPA जो है 8.23% से घट के 7.46% पे आए हैं। राणे मद्रास घाटे से मुनाफे में आई है, 7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5.4 करोड़ का मुनाफा है। ज्योति लैब्स मुनाफा 45 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ पे आया है। यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स इसके दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है। इंडिया सीमेंट भी घाटे से मुनाफे में आई है, 5.3 करोड़ के घाटे के मुकाबले 62 करोड़ का इस कंपनी ने मुनाफा किया है। महिंद्रा EPC मुनाफा 7.6 करोड़ से बढ़ के 7.7 करोड़ पे आया, लेकिन मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। इसके अलावा SKM एग यहाँ पे काफ़ी अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो मुनाफा 4 लाख से बढ़ के 3.8 करोड़ पे आया है। हालांकि क्वार्टर कम हुआ है, लेकिन साल दर साल बहुत अच्छे नतीजे हैं। पॉली मेडिकेयर मुनाफा 25 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ पे आया है। और कुछ बड़ी डील्स हुई है। फेडरल बैंक में 10 लाख शेयर के सौदे हुए हैं और सेल में करीब 32 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं, 19 लाख का एक और 13 लाख का एक। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं बाजार पर, जहां 14,000 का लेवल भी अब खतरे में आ चुका है। आशु सर हमारे साथ है। आशु सर, आप कह रहे थे 14,000 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन ये तो उसे भी तोड़ने की कोशिश नहीं कर चुका है एक्चुअली बात करते करते अच्छे से कर चुका है। अब क्या?
अनिल जी देखिए, जो सेल लगनी थी, जो एक्सपेक्ट किया था एक्सपायरी पे, और कहा था कि कोई भी आपको ऑब्लाइज करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा व्हेन यू आर स्टक एंड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, वही चीज देखी जा रही है अनिल जी। लेकिन अब कहां तक जा सकती है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि 14,000 अभी ब्रीच किया है या डे एंड पे भी ब्रीच करके बंद होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो 25-50 पॉइंट नहीं कह सकते अनिल जी। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जो डिसिप्लिन जिसकी हम बात करते हैं कि अगर आप खाली हाथ रखते हैं या लाइट रहते हैं, एक तो अनिल जी आप अपनी पोजीशन में लॉस करते हैं, और दूसरा अगर कोई अभी ये बोलेंगे कि 14,000 पे लेना है तो मैं अपने लॉसेस से उलझ रहा हूंगा, मैं 14,000 पे ले नहीं पाऊंगा। सो इट इज ए डबल वेमी व्हेन यू डोंट स्टे लाइट। So it is very important कि there are chances that you will miss the opportunities, but वो opportunity miss करना बहुत healthy होता है। तो अनिल जी अभी तो मुझे जिस तरह से ये टूट रहा है, जैसे मतलब अब कल का दिन नहीं पता, क्योंकि जो मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सपायरी इफेक्ट आएगा वो आज आ गया है, और 14,000 के आसपास मुझे लगता है कि रुकना चाहिए अनिल जी, क्योंकि आज के लिए ओवरडन लग रहा है। लेकिन अभी भी कोई स्वीट स्पॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं कि मुझे ये चीज लेनी है। और ऐसी जब मार्केट गिरती है तो अनिल जी कोई भी अगर एक फार्मा को छोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं है कि फार्मा स्टॉक्स भी नहीं घट रहे हैं, कोई भी एक ऐसा स्वीट स्पॉट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर बाउंस करेगा तो ओवरऑल मार्केट ही करेगा। दिस टाइम इट इज देयर इज नो सेक्टोरल आइडेंटिफिकेशन कि नहीं ये बहुत भागेगा और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हो सकता है कि जब वापस घूमे तो वीकर सेक्शन ऑफ द जो मार्केट है वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि टूटे ज्यादा है। तो कहने का ये है कि अभी भी वो साइंस नहीं दिख रहे हैं अनिल जी से लिया जा सके, तो आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम के रिवर्सल हो। मुझे 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि वीकर हैंड्स कट चुके हैं, पोजीशन कम हो चुकी है, और जो फ्रॉड था मार्केट का वो निकल चुका है। सो अनलेस दैट साइन डजंट कम अनिल जी, वो 14,000 क्या फिर 13,900 या 13,850 जो आप बोल रहे हैं वहां तक भी आ सकता है, बट इट इज अ डिफिकल्ट कॉल। सो आई थिंक द बिगेस्ट डिसिप्लिन इनके, जितना खाली बैठोगे आप मजे भी कर सकते हो और आप लेने की अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, लेकिन नहीं तो आप अपनी पोजीशन को संभालते संभालते अनिल जी थक जाओगे। बात तो ठीक है, जितना हल्के रहें खाली रहें उतना बेहतर। ओके, ये आपके लिए राय। और इस बीच देखिए बिल्कुल बाजार कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14,000 के नीचे आने के बाद एक भी बार वापस 14,000 के ऊपर नहीं आया। ये मतलब गजब, मतलब जो सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत ही तगड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ा 50 पॉइंट सीधा वहीं से। चलिए, तो ये है इस वक्त का हाल, जहां पर कमजोरी का रुझान साफ आपको नजर आएगा। कुछ नतीजे आने वाले, उनके अनुमान भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक है जो काफ़ी कमजोरी के साथ नीचे आ रहा है, वो है Naukri.com। 5-5.5% नीचे। पालविया साहब जरा इसके चार्ट देखिए। आज का टॉप लूजर है निफ्टी में, जो बढ़े हैं, माफ कीजिएगा वायदा कारोबार में जो बढ़े हैं वही गिरने में आगे होते दिख रहे हैं। इसके चार्ट क्या कह रहे हैं? तो बिल्कुल अनिल जी, चार्ट पे भी वीकनेस तो इसमें देखने को मिली। जो इसके प्रीवियस स्विंग लो थे जो कि करीब थे 48.20 के आसपास, वो भी स्टॉक ने तोड़ दिए, और जिस तरीके से आज के सेशन में इसमें वीकनेस बनी है, लगता है कि इस स्टॉक में भी और यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। यहाँ से जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब लेवल इमीडिएट बेसिस पे जो दिख रहा है वो 4640 है, जो पहला सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। क्योंकि अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो 4640 के आसपास इसका अब नेक्स्ट सपोर्ट है, तो वहां तक मुझे लगता है कि सेलिंग एक्सटेंड होगी। करंट लेवल से जिनकी भी शॉर्ट पोजीशन है या जहां से शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं, उन्हें स्टॉप लॉस जो रखना होगा। स्टॉक का नेचर काफी वॉलेटाइल रहता है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 4770 ये स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट किया जा सकता है 4640 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है इन्फो है जो हमने देखा है कि 2 दिनों में काफी भारी गिरावट इस काउंटर पर आपने आती हुई देखी है। इस बीच चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताया सर। दीपांशु, मार्केट में लेवल्स टूट रहे हैं नीचे के, जैसे निफ्टी ने 14,000 तोड़ा है, ऐसे ही 90 रुपए का एक क्रूशियल लेवल ओएनजीसी ने तोड़ा है। ओएनजीसी में 90 रुपीज की एक बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। तो ओएनजीसी पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है ओएनजीसी के डेली चार्ट पर, जिसका ब्रेकडाउन 90 रुपए के नीचे हुआ है, जैसे राकेश जी ने कहा। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो मौजूदा स्तरों पर ओएनजीसी में बिकवाली की राय है 90 रुपए 50 पैसे पर 90 हाफ पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 87 रुपीज का, दूसरा टारगेट 85 रुपीज का, तो 85 रुपए तक नीचे जाने की संभावना दिखती है। शॉर्ट करके चलना है ओएनजीसी। शॉर्ट करके चलें ओएनजीसी को, जहां पर आप फिलहाल एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं और स्टॉक भी
कमजोरी दिखा रहा है। बिगुल पालविया साहब के लिए BTSTT। बताएं पालविया साहब। तो दीपांशु जी देखिए, शॉर्ट करना है और वो है एसीसी फ्यूचर को। एसीसी में देखें तो स्टॉक ने एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, और जिस तरीके से ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक पिछले 2 दिन से उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, और सेलिंग प्रेशर आज के सेशन में भी काफी एक्सटेंसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पैटर्न बने, हमें लगता है एसीसी फ्यूचर को यहाँ से सेल करना चाहिए। 1638 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे, 1660 का स्टॉप लॉस रखें इसको शॉर्ट करने के लिए। लोअर साइड के टारगेट जो लगते हैं, फर्स्ट टारगेट आना चाहिए, करीब आना चाहिए यहाँ पे 1605 के आसपास, और दूसरा टारगेट 1585 के आसपास। तो एसीसी शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो एसीसी को करना है शॉर्ट। ये है आपके लिए पालविया साहब की तरफ से सलाह, जिस तरह से वहां पर आप थोड़ी और वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं। बड़ी वीकनेस आ रही है। सेल हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, सुबह से पॉजिटिव था, अब अपनी गेन्स गिव अप करते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक पर प्रेशर और बनते जा रहा है। इंडसइंड बैंक पर बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। अब 4% की कमजोरी इंडसइंड बैंक आपको दिखा रहा है, और इस बीच अनिल जी की तरफ से भी 2000 आने की तैयारी में है। और इंडसइंड बैंक पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम यहाँ पर व्यू भी ले चुके हैं। सर 22 तारीख को फ्राइडे के दिन आपने शॉर्ट दिया था, वहां के तो टारगेट्स आई थिंक नेक्स्ट डे ही आ गए थे, और उसके बाद देखिए अब 800 के लेवल्स भी इंडसइंड बैंक दिखा रहे हैं कि तैयारी में है। हाल बुरा है बिल्कुल दीप, मतलब बहुत ही तेज गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं, तो सबसे गिरने में यही आगे रहता है, और इसी की काफ़ी ज़बरदस्त धुलाई पिटाई भी हुई। तो सारे बैंक्स एनबीएफसीज कमज़ोर दिख रहे हैं। एनबीएफसीज में भी एल&टी फाइनेंस हमने शॉर्ट करने की राय दी थी सोमवार को। 87 का पहला टारगेट था, उसके करीब आ चुका है। इनफैक्ट 8730 का लो बनाया, तो लगभग पहले टारगेट के नज़दीक पहुंचा है जी। 85 दूसरा टारगेट है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। आरबीएल बैंक भी बेचने की राय दी थी हमने 223 के आसपास। 216 पहला टारगेट था, 218 के आसपास पहुंचा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करें। बीच बीच में हल्की हल्की छोटी मोटी बाउंस आएगी, उस बाउंस में आपको फिर से बिकवाली करनी है, बस सिंपल यही। बिल्कुल, तो बाउंस में आपको करनी है बिकवाली, और प्रेशर बाजार पर और बनते हुए दिख रहा है इस समय। LIC हाउसिंग फाइनेंस, जरा इसको भी देखिए, 400 का लेवल तोड़ा है, और जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय, LIC हाउसिंग फाइनेंस 400 का लेवल तोड़ा है, 4% की कमजोरी है, यहां से और वीकनेस देखते हैं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल LIC हाउसिंग फाइनेंस में मुझे और वीकनेस यहाँ से नजर आ रही है। इनफैक्ट दीप, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में अभी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो 390 का है। पहले 390 टेस्ट करेगा, वो ब्रेक होते ही हमें ये स्टॉक में 383 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन LIC में देखने मिला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनिमम इक्वालिटी टारगेट्स इसके 390 के बन रहे हैं। तो पहले वो टारगेट्स बनेंगे जो लगभग 3% डाउन है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, और उसके बाद 383। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस में। और इस बीच एक आशु सर कुछ अपडेट भी अपनी तरफ से देना चाहते हैं, बताएं आशु सर। अनिल जी, 10, 12 या 15 दिन पहले सेकेंड एक्सपायरी के बाद से अनिल जी मैंने एक स्प्रेड बनवाया था 75 रुपए की कॉस्ट में 14,200 और 13,600, और अनिल जी कहा था इसको बिल्कुल जीरो होने देना है, क्योंकि या तो सेकंड वीक में या थर्ड वीक में कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी जो 14,000 को भी ब्रीच कर सकती है, और जैकपॉट लगेगा। अनिल जी आज उसमें जैकपॉट लग गया, 75 रुपए लगा के 225 रुपए हो चुके हैं। मींस आपको, अगर आप किसी ने 75 रुपए लगाए थे, तो आज वो अनिल जी वो 75 रुपए 225 हो सकते हैं। 150 रुपए का प्रॉफिट है उसमें पर निफ्टी के अंदर। सो अनिल जी, ये ऐसे स्प्रेड्स हैं जो हम बहुत ही ध्यान से सोच के उसमें बनाते हैं कि तसल्ली से ऊपर नीचे की मार्केट में नहीं रहे। और बार बार पिछले दिनों में अनिल जी वो जो परसों भी बियर स्प्रेड बनवाया था, वो भी प्रॉफिट के अंदर आ गया है, क्योंकि ये अब टाइम आ गया था पिछले 15-20 दिन से जो बार बार बियर स्प्रेड बन रहे थे, और जो अनिल जी मंथली बियर स्प्रेड है उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ना कोई जैकपॉट लगेगा, वो आज जैकपॉट लग गया। अनिल जी 3 गुना भाव हो गया उस पुट का। बिल्कुल, तो आशु सर की स्ट्रैटेजी बियर स्प्रेड वाली सुपर हिट रही। डेज लो पर है बाजार। आ रही है अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल, बिगुल कल के 2000। बैंक्स एंड फाइनेंशियल बेचेंगे या कुछ और? अपने तो वही समझ में आता है, इसके अलावा और कुछ समझ में आता नहीं। तो शॉर्ट साइड पर एक ही चीज है, तो बैंक्स के बजाय एनबीएफसी पर फोकस है, और एल&टी फाइनेंस के बाद अब M&M फाइनेंस, इस पर बिकवाली करने की राय है। 173 के आसपास फरवरी के फ्यूचर्स, जनवरी के फ्यूचर्स चल रहे हैं इस महीने वाले, यहाँ पर बिकवाली करनी है। 173 से 176
इस रेंज में बेचना है। ऊपर आए तो और बेचिए 176 तक। आपका स्टॉप लॉस होगा आज के हाई के ऊपर का, आज का हाई है 177.75, स्टॉप लॉस लगाना है 178 पर। 168 और 164 के आसपास दो टारगेट रखिए, 168 164 ये दो टारगेट, और ये टारगेट कल तक के लिए, ओके, सिर्फ आज और कल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसका रीज़न ये कि कल रिजल्ट्स आने वाले। तो L&T फाइनेंस में रिजल्ट के बाद जो धुलाई हुई है, जिस तरह से इंटरनल्स में जाकर आपने देखा तो रिजल्ट्स कितने खराब निकले, और L&T फाइनेंस अपने रिजल्ट के बाद 15-17 रुपए तो गिर गया ऊपर लेवल से धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है M&M फाइनेंस भी कमोबेश उसी डायरेक्शन में बढ़ने की तैयारी करेगा। तो आराम से बेचिए, हड़बड़ी नहीं, थोड़ा अभी बेचिए, थोड़ा ऊपर आए तो और बेचिए, 176 के आसपास और बेचिए। 173 से 176 आपके लिए शॉर्ट करने की रेंज है, मार्केट मौके भी देता है आपको बार बार। और 178 आज के हाई का स्टॉप लॉस, 168 164 दो टारगेट। ओके, अंडरस्टूड। तो ये बिकवाली करनी है। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल्स पर करनी है बिकवाली, और एक एक करके हम देख ही रहे हैं कि फाइनेंशियल्स पर प्रेशर आ रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, निफ्टी FSI, ये भी अगर आप देखें तो फिलहाल 400 पॉइंट्स की गिरावट ये इंडेक्स आपको इस समय दिखा रहा है। तो दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रेशर आपको बैंक्स एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स में बनते हुए दिख रहा है। पर आई कुछ स्टॉक्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं आज के सेशन में, तो ऑफकोर्स थोड़ी कमजोरी है, बट NCC पिछले कुछ समय से काफी अच्छी दौड़ ये स्टॉक दिखा रहा है। क्या है वजह जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैली आई है NCC में, जानते हैं मानसी के साथ। बताएं मानसी। बिल्कुल दीपांशु, पिछले 6 महीनों में करीब 100% NCC का शेयर उछला है। इसके पीछे की काफी सारी वजह है। एक तो मजबूत ऑर्डर फ्लोज इनके, साथ ही इन्हें जो बिग बुल बाइंग देखने को मिल रही है, और साथ ही कारोबार विस्तार को लेकर जो कंपनी का विजन है वो भी काफी सपोर्टिव है। सबसे पहले तो इनके ऑर्डर्स की मजबूत स्थिति की अगर बात करें, दिसंबर में कंपनी ने करीब 8,980 करोड़ के ऑर्डर्स जीते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से 15 नए ऑर्डर्स कंपनी ने हासिल किए हैं। वहीं दिसंबर की शुरुआत में बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने शेयर में अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई, तो ये भी एक मजबूत फैक्टर रहा। नवंबर से लेकर इनके ऑर्डर इनफ्लोज में काफी मजबूती देखने को मिली। अगर नवंबर के आंकड़े भी देखें, 3,905 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को नवंबर 2020 में मिलते हुए दिखे थे। कंपनी की अफोर्डेबल हाउसिंग, पानी की सप्लाई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये तमाम जगह पर फोकस है। और साथ ही इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए S&P BSE इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में पिछले एक महीने में करीब 24 से 25% की बढ़त दिखी, और ये इंडेक्स जो है ये इंफ्रा कंपनियों का जो प्रदर्शन है उसका प्रमाण है। तो इससे भी साबित होता है कि NCC जैसे स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स आने वाले दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री की अगर बात करें, इस साल करीब 10,200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। पूरे FY21 में 10,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स का अनुमान था, और ऑलरेडी यहां पर ये लक्ष्य जो है हासिल इन्होंने किया है। सरकार की इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने के नए ऑर्डर्स में उछाल आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, और इस साल कुछ और नए ऑर्डर्स मिलने की भी संभावना है। NCC पर CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 53 से लक्ष्य बढ़ाकर 80 के कर दिए हैं। और इनका मानना है कि FY22-23 EPS अनुमान जो है वो 19 से 21% तक बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छे ऑर्डर्स हैं, विजन अच्छा है, और साथ ही बिग बाइंग भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते NCC पिछले दिनों फोकस में रहा। सिर्फ खराब एक ही चीज है, मार्केट। हाँ, इसलिए आज नीचे, बाकी इन सब खबरों के बावजूद अगर नीचे, तो उसकी एकमात्र वजह है कि बाजार का मूड, माहौल ही खराब है। आइए, इस माहौल में जय ठक्कर तैयार है अपनी स्ट्रेटेजी देने के लिए। उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी डेटा भी मेरे तैयार है। तो पहले जय के लिए बिगुल। बताएं जय। हाँ लीजिए, शॉर्ट करने की सलाह है, और शॉर्ट करना है मन्नपुरम। उसका फरवरी का, अनिल जी, फरवरी सीरीज का फ्यूचर शॉर्ट करना है। करीब 154.90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो 155 भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो 155 के आसपास आप बेचिए मन्नपुरम। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 161 का। फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड बन रहा है 147 का, सेकेंड टारगेट बन रहा है 143 का। 147, 143 ये दो टारगेट्स के लिए मन्नपुरम को बेचना है। अनिल जी, क्लियरली इसने मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स ब्रेक किए हैं, एंड साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि इसने 50 डेमा और क्रूशियल 200 डेमा सपोर्ट भी ब्रेक किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमें मन्नपुरम फाइनेंस में देखने मिलने वाला है, और इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंडिकेटर्स में भी एक अच्छा खासा हमें सेल क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक यहाँ से और वीक ट्रेड करेगा। ओके, तो मन्नापुरम जनरल फाइनेंस यहाँ पर बिक्वारी करने की राय है। फरवरी का फ्यूचर बेचे 155 रुपए के आसपास, ये राय है जय की तरफ से आती हुई। यहाँ पर करें बिक्वारी। एक एक करके NBFCs सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहा है। पर आइए, इस बीच मार्केट पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 2:30 बज रहे हैं, चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए।
सर ग्लोबल सुस्ती है बट ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे है, परसेंटेज वाइज देखें तो अभी भी 1/4% की ही गिरावट है, कोई ज्यादा भारी गिरावट नहीं है। नास्डैक फ्यूचर्स तो बल्कि पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और संकेत यूएस से आ ही रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर व्यू फेवरेबल है। यूरोप पर अगर आप नजर डालें सर तो पॉजिटिव कारोबार हो रहा है, मामूली बढ़त है बट एटलीस्ट पॉजिटिविटी आपको फ्रांस और यूके में दिख रही है। जर्मनी के बाजार जरूर 0.5% नीचे दिखेंगे और एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार रहा। जापान पॉजिटिव क्लोज हुआ, हांगकांग हल्की सी गिरावट, चीन एकदम फ्लैट। तो ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है, थोड़ी सुस्ती है बट हमारे बाजारों में ज्यादा गिरावट है सर। मुझे लगता है बजट से पहले की गिरावट है और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि ये बजट वाली गिरावट है दीप। और डेटा में इसीलिए कई बार समझना होता है कि आप अगर डेटा यही डेटा अगर आपको किसी और दिन होते जी, बजट का दिन बजट आपके सामने नहीं होता, अगर ये डेटा है कि भाई एफआईज ने भी नहीं बेचा, ट्रेडर्स ने भी नहीं बेचा, तो कौन बेच गया, तो फिर तो तुरंत ही बाजार घूम जाता और पीसीआर 1.0। लेकिन अगर इन सब के बावजूद नहीं घूम रहा, किस वक्त पर किस लेवल पर किस तरह की बिकवाली हो रही है वो भी काफी अहमियत है। जो समझदार लोग हैं वो बेच रहे हैं, वो तो किसी में दिखते नहीं है, न वो एफआईज में आते हैं न डीआईज में आते हैं। वो तो समझदारों की तो कोई कैटेगरी अलग से है नहीं जिससे पता चले कि ये समझदार लोग हैं, इन्होंने बेचा है, इनके भी डेटा अलग से आए वो तो कहीं लिखा नहीं है। तब ये समझ में आता है जब आप डेटा में अंदर घुसते तो किस वक्त पर किसने क्यों बेचा है। तो ये क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है बजट से पहले की बिकवाली होना चाहिए, कुछ स्मार्ट मनी इंडिकेटर बनना चाहिए। दिख रहा है दीप, इसलिए सुबह हम बात भी कर रहे थे, नो डाउट बिल्कुल क्लियर कट है कि इतना गिरेगा ये नहीं पता था, लेकिन अब कितना गिरेगा ये तो किसको पता होता है, क्योंकि अल्टीमेटली किस वजह से कौन बेच रहा है वो जो जाने वही जाने। एनीवे डेटा की बात करते हैं जो हम जानते हैं जी सर। 14,000 इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। समस्या एक दो लोगों को नहीं है, समस्या उन तमाम लोगों को है जो पुट बेचकर बैठे हैं तेजी की पोजीशन बनाकर। और 14,000 तक दीप 1,50,00,000 शेयर, 1.5 करोड़ शेयर पुट ऐसे हैं जो रिस्क पर आ चुके हैं। और उसमें से 14,100 पे 32 लाख शेयर हैं, 14,200 पे 21 लाख शेयर हैं, ऊपर के और हैं। तो आप सोचिए 14,500-600 तक के पुट राइटर्स अभी भी खड़े हैं इस उम्मीद में कि कभी तो हमारा भला होगा। ये समस्या है। तो एक तो ये कि जो तेजी के क्या होता है, अगर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन छूट जाए तब भी बाजार हल्का होकर बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन छूटी नहीं, ऊपर से शॉर्ट बन गए। तो अब दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही कि एक तरफ लॉन्ग पकड़ के खड़ा है, ऊपर से शॉर्ट वाला बेचे जा रहा है। तो अब 14,000 तोड़ने के बाद आपके लिए 1,50,00,000 शेयर रिस्क पर है जिनके पुट राइटर्स नुकसान में है। तो अब हर उछाल पर आपकी बिकवाली होगी, वो कहाँ होगी मैं बता दूं। अब इसको 14,100 पार करने में ही पसीना आ जाएगा। सिर्फ 14,100। उसका रीजन बताता हूँ। 14,100 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं, उसमें 17 लाख शेयर आज जुड़े, लगभग आधे। 14,100 के कॉल्स पर 38 लाख शेयर हैं, ज्यादा नहीं, लगभग बराबरी, 32 और 38 लाख है। उसमें से 35 लाख आज जुड़े हैं, दुगुने। तो आज 14,100 पर कॉल राइटर इतना तगड़े तरीके से हावी हुआ है कि वो 14,100 के ऊपर आपको क्लोजिंग तक उठने ही नहीं देगा। 14,000 के ऊपर भी हो जाए तो आप अब नसीब समझिए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। तो अगर 3:05 तक आप 14,000 के नीचे ही रहते हैं तो आप 13,850 देख रहे हैं कल परसों में। हाँ, ये साफ दिख रहा है कि उतना तो कम से कम आना ही आना है। और 14,100 के ऊपर बंद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत ज़्यादा ख़राब फील ना करें। फील तो तब भी करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब फील ना करें। मुझे लगता है 14,100 14,150 अपसाइड होगी आपकी। 13,950 के से लेके अब नीचे 13,850 तक की जगह खुल रही है। ये आपकी निफ्टी की बात है। अब आइए बैंक निफ्टी। 30,000 के आसपास आखिरी उम्मीद है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे गिन लें, 29,900, 30,050, ये जो भी 150 पॉइंट की रेंज गिन लें, यहाँ पर सपोर्ट लेगा। यहाँ 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में आपके लिए, जो आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ भी समस्या दी पड़ी है। आप आ गए हैं 30,300 के नीचे। जी सर, 30,300 तक ऑलरेडी 44 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर जो रिस्क पर आ चुके हैं। बैंक निफ्टी लॉन्ग खड़े हैं। 30,500 के 11 लाख शेयर हैं, 30,800, 31,000, हर एक लेवल के लॉन्ग है। आप कहाँ बचेंगे? कहाँ बचेंगे? हर एक लेवल पर लॉन्ग है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका आ गया 31,500, जो कि अब तो काफ़ी दूर है। अब आपसे मतलब जो हिसाब से पोजीशन बनी है 30,500 पार करने में ही आपको मुश्किल आने वाली है। तो 30,500 के पुट पर 11 लाख शेयर, कॉल पर 7 लाख शेयर हैं। तो अब धीरे धीरे आपकी रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आखिरी उम्मीद 30,000 बैंक निफ्टी पर है, 13,850 निफ्टी पर है। और जो हिसाब से पोजीशन बनी है ऊपर आना मुश्किल है, बहुत दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल सर, और हजार पॉइंट्स दोनों सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर आपको गिरते हुए दिख रहे हैं, तो प्रेशर बना हुआ है। थोड़ा प्रेशर को रिलीव करें।
हाँ कर थोड़ी लेते हैं positive calls ले। एक बार सेठी साहब को बुला लेते हैं, वो एक दो बाई कॉल देके जाएंगे, फिर मेरा एक और शॉर्ट कॉल अच्छा कल के 2 हजार माइनर रिलीफ तो माइनर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ के लिए बिगुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब स्वागत है आपका। सेल कॉल तो आप देते नहीं अब क्या विचार है, बाय कॉल दे रहे? गुड आफ्टरनून अनिल जी। हाँ। देखिए अनिल जी, बाजार पे व्यू तो देखिए लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बिकॉज इतनी जबरदस्त गिरावट पिछले 4 दिनों में 800-900 पॉइंट निफ्टी से निकल गए। ये अनएक्सपेक्टेड एक गिरावट आ गई, वो भी बजट के पहले, जब एक इम्पोर्टेंट इवेंट की ओर जा रहे हैं हम। तो अब यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत ज्यादा समझदारी तो नहीं लगती। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अब कंट्रारियन बेट लेना है और तेजी करने में मेरे ख्याल में रिस्क रिवॉर्ड वुड बी फेवरेबल। क्या गिरने में मुझे लगता है 50-100 पॉइंट की निफ्टी में और गिरावट आएगी, बट दैट शुड बी इट। वहां से बाजार में एक रिकवरी एक्सपेक्ट करता हूं। तो यहाँ आज अनिल जी एक ही स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, वो स्टॉक रहेगा कोफोर्ज। एक आईटी स्पेस की कंपनी है, डिफेंसिव की तरफ थोड़ा ध्यान है। और बाकी अनिल जी जैसे हमने नतीजे देखे, नतीजे आईटी स्टॉक्स के अच्छे थे, इस कंपनी के भी कल नतीजे आएंगे, बट नतीजों के बाद आमतौर पे हमने देखा है गिरावट आती है। बट इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों में 10 से 15% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 2700-2800 के लेवल से अब 2425 के लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है जो फेब्रुअरी फ्यूचर्स है कोफोर्ज के, जो अभी 2425 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 2375, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और टारगेट रहेगा 2500 और 2500 और 50 दो टारगेट के लिए करनी है आपको कोफोर्ज में खरीदारी। ये राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय सेठी साहब की तरफ से। दिन के लो पॉइंट पे मार्केट आ गए सर। बिल्कुल। तो फिर और क्या बेचना है बताएं। बस तैयार है आप, बिगुल बजाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 सर। आ गए 13,950 के नीचे भी निफ्टी आ गया। बताएं सर क्या करें? दीप बिकवाली करने की राय। एक और एनबीएफसी है जहां पर बिकवाली करनी है। मैं एनबीएफसी पर ही मैं थोड़ा सा बेरिश हूं जी सर। और अब की बार की एनबीएफसी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 1150 के आसपास चल रहा है। और मैं आज आपको बिकवाली के लिए रेंज दे रहा हूं। रेंज इसलिए दे रहा हूं कि मार्केट जिन लेवल्स पे थोड़ा सा एक बीच में एक आध उछाल दिखा सकता है, वो उछाल दिखाए तो वहां फिर से बेचिए, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। 1150 में बेचिए, बढ़े तो 1170 पर और बेचिए, ओके, चिंता की बात नहीं। 1180 का आपका स्टॉप लॉस। ये सारे लेवल जो मैं दे रहा हूँ जनवरी महीने के फ्यूचर्स के दे रहा हूँ, जनवरी फ्यूचर, हाँ इसी महीने के, कल वाली एक्सपायरी के दे रहा हूँ। और इसलिए भी दे रहा हूँ कल वाले के, ज्यादातर इसकी संभावना कल तक के लिए, ये ट्रेड आज और कल के लिए ही है। ओके। और उसकी वजह है कि कल फिर इसके भी रिजल्ट्स आने इसको बेचने की 2 वजह, एक तो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एनबीएफसी में भी वही रिजल्ट्स में वो जो एसेट क्वालिटी में अंदर जाकर आप घूर कर देखेंगे तो बहुत ही कम मामला ढीला दिख रहा है। एक दूसरा जो बड़ा रीजन है जी, वो स्क्रैपेज पॉलिसी। तो कमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी, और अगर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए पॉलिसी, अगर स्क्रैपेज पॉलिसी अच्छी नहीं आ रही तो इनके लिए अच्छी कैसे हुई? बिल्कुल करेक्ट। अगर ज़्यादा लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, और ये तो रीफाइनेंसिंग वाले मार्केट में लीडर हैं जी, तो इसलिए मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1150 1170 की रेंज में बेचे। 1180 का स्टॉप लॉस है, नीचे 1125 पहला टारगेट है, फिर 1100 और तीसरा 1090, 3 टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 1125, 1100, 1090, 3 टारगेट। एक और काम कर सकते हैं जो लोग रिस्क कम लेना चाहें, कल ही की एक्सपायरी है, 1150 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। 1150 रुपए वाला पुट ऑप्शन 11 रुपए में, 10 रुपए में मिल रहा है, 10 से 11 रुपए के आसपास है, वो ले लीजिए, वही आपकी रिस्क है। क्योंकि अब आप 1% का स्टॉप लॉस तो रखेंगे जी, कभी आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते थे 1-2% का रखते थे, इससे बढ़िया है कि आप 1150 और पुट ऑप्शन इसलिए भी खरीदने की राय दे रहा हूँ कि रिजल्ट कल ही आने हैं। तो 1150 का पुट ऑप्शन रख लीजिए, 10-11 रुपए में जो भी मिल रहा है वही आपकी रिस्क है, वो समझ लीजिए 0 हो गया। टारगेट 35 से 50 रुपए। ओके। तो अगर ये 1100 के आसपास आ गया तो आपका 50 रुपए वैसे ही हो जाएगा। तो 35 से 50 रुपए का टारगेट, कम रिस्क के साथ जिनको करना है वो सीधा 1150 का पुट ऑप्शन ले लीजिए। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। बस इसी पर एक बार जय से भी राय ली जाए जरा। जय, ये आइडिया ठीक है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट्स भी देखिए, एफएनओ डेटा भी देखिए, और 1150 के पुट पे भी नजर डालिए।
जी अनिल जी, मैं इनफैक्ट वही देख रहा था जब आप बता रहे थे, और मुझे भी लग रहा है कि आपने जो राय दी है एकदम सही है, बिकॉज जो हिसाब से यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिल रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लगभग अनिल जी इसमें 1060-70 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। हालांकि कल तक के अगर हम लेवल्स देखें तो डेफिनेटली 1100 तक के देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली 1050-1060 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर वो होता है तो ये जो आपका राय है ना 1150 का पुट ऑप्शन लेकर चलने की, एकदम परफेक्ट है। बिकॉज द रीजन इज कि ऑलरेडी इसमें 6-7 रुपये तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल ही रहा है, तो यहीं पे क्लोज आता है तो 6-7 रुपये तो आपको मिलने ही है। और आप 10-11 रुपये पे रह रहे, तो अगर आप देखिए जाए एक्चुअल में रिस्क तो आपकी 4-5 रुपये की हुई, बिकॉज 6 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ज़्यादा आपको टाइम वैल्यू दे नहीं रहे। और जो हिसाब से मार्केट ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आई थिंक कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, मैं कहूँगा रिस्क अवर्स ट्रेडर्स, ये स्ट्रैटेजी के साथ अच्छी तरह से ये पोजीशन को होल्ड भी कर पाएंगे। मेरी गलती, 1150 का पुट नहीं, 1140 1145 और 1160 का है, दो पुट है, तो 1140 वाला पुट है। राजेश जी और आशु जी ने मुझे सही वक्त पर करेक्ट कर दिया, आप दोनों का धन्यवाद। 1140 वाला पुट लेना है और वो 11 रुपये 10 रुपये के आसपास है, वो खरीदना है। 1140 का पुट 35 और 40 रुपये, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लिए। हमेशा राउंड फिगर का ध्यान रहता है ना, 1150 और तो 1140 का पुट है जो खरीदा। राजेश जी 1140 का पुट यही 10-11 रुपये के आसपास ही है ना? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपने जब मेंशन किया था वो करीब 12-13 रुपए था और अब 17-18 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका ट्रेड तो बिल्कुल सही है। 1140 का पुट लेना है, मध्य प्ले करना है, तो पुट लेके करेंगे तो रिस्क भी कम रहे, क्योंकि स्टॉक का नेचर भी वॉलेटाइल है। तो 1140 का पुट बिल्कुल मुझे लगता है जिस तरीके से स्टॉक में सेलिंग हो रही है, ये पुट के टारगेट बिल्कुल 30 से 35 रुपए तक भी आते हुए दिखना चाहिए। तो 1140 का पुट कैरी करना चाहिए कल के लिए शॉर्ट साइड में ट्रेड लेने के लिए। ओके, तो ये है 1140 का पुट खरीदने की राय अनिल जी की तरफ से। 35 से 50 के टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। वीकनेस बढ़ रही है एनबीएफसीज में और अब और नीचे फिसला है। 13,950 के भी नीचे अब आपको निफ्टी फिसलते हुए दिख रहा है। तो पहले 14,000 का लेवल तोड़ा और अब 13,950 के नीचे भी आपको निफ्टी गिरते हुए दिख रहा है। मैरिको में आ रही है थोड़ी सी रिकवरी, पर बाकी स्टॉक्स हैं प्रेशर में। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर नजर आ रही है, बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। 4.5% की गिरावट रेड्डीज दिखा रहा है इस समय। बंसल जी क्या चल रहा है काउंटर पर? थोड़ी इनके एक ट्रायल को लेकर हल्की सी नेगेटिव खबर आई है, बट जो ब्रेकडाउन दिखा रहा है रेड्डीज, क्या समझे यहां से? देखिए दीपांशु, अनएक्सपेक्टेडली इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है और स्टॉक लगभग 4.8% डाउन है। बट अब यहाँ पर दीपांशु कोई फर्दर शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं इसके। 4700 से लेकर 4730, 4740 का जो लेवल है वो एक अहम सपोर्ट है। तो जिन्होंने बेचा हुआ है वो निचले स्तरों पर करेक्शन डिक्लाइंस पर 4800 के राउंड जिन्होंने बेचा हुआ है उनको मुनाफा बांधने की राय होगी। ओके, तो अगर आपने बेचा हुआ है तो मुनाफा बांध ले। अब इन लेवल से फर्दर सेलिंग नहीं करनी है, ये क्लियरली आपके लिए व्यू बन रहा है जहां तक रेड्डीज का सवाल है। स्वागत करते हैं नितिन जी का और जानते हैं कि उनकी डेटा रीडिंग क्या बता रही है निफ्टी की निशानेबाज नितिन मरार का। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या करना है? देखिए रोल ओवर्स हो रहे हैं, रोल ओवर्स तो अच्छे नहीं है। फरवरी के लिए आउटलुक नेगेटिव दिख रहा है, बजट के पहले भी डेटा नेगेटिव ही है। बट इस लेवल पे नया पुट ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम 300 पॉइंट निफ्टी गिरे हुए हैं, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा है। बट ये है कि हमें थोड़ा कॉशस रहना चाहिए अगले एक्सपायरी के रोल ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फरवरी में एक तो रोल ओवर्स कम हो रहे हैं और दूसरी बात है कि शॉर्ट रोल ओवर्स हो रहे हैं बड़े वाले स्टॉक्स में और प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो व्यू थोड़ा कॉशस रहना चाहिए। बजट के पहले ये सेलिंग आना भी सही नहीं है। तो डेटा तो अनिल जी सही नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम 300 पॉइंट निफ्टी में और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरे हुए हैं। बनाओ सर, कुछ तो बनाओ, नीचे का नहीं तो ऊपर का बना लो। देश में आप जैसे लोगों की भी सख्त जरूरत है जो इस गिरते बाजार में ऊपर का लेवल दे। नहीं, मुझे ऊपर तो अनिल जी नहीं लग रही है, बट थोड़ा बाउंस अगर होगा तो मैं दोबारा से जुड़ूंगा। मतलब बाउंस पे हम पुट ऑप्शन लेंगे, कॉल तो नहीं लेना। ठीक बात है। आपके दिल्ली के साथी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं आपकी बात पर। आशु सर जरा सुनिए नितिन जी, आशु सर क्या कह रहे हैं। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं नितिन जी पे नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी आप बात कर रहे थे कलेक्टिवली कि अगर ये 14,000 की जो आपने डेटा पॉइंट्स बताए हैं, अगर यार 14,000 के अनिल जी 30, 40, 50 पॉइंट नीचे बंद हो जाता है
तो 13,500 के रास्ते भी बिल्कुल खुल जाएंगे। अनिल जी, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है सर। तब आता है कि जब कोई नेगेटिव न्यूज हो। आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। अनिल जी, मैं मेरे पास एक काम करता हूँ, मैं भी है ना, मैं एक चीज सोच रहा था, ये जनरल न्यूज चैनल में शाम को डिबेट नहीं होती 8 से 9 के बीच में, उसमें कई बार क्या होता है, एंकर के हाथ में वो सबके ऑडियो रहता है, वो कभी भी किसका भी ऑडियो ऑफ कर देता है, एकदम म्यूट कर देता है। तो एक बार हमें भी ऐसा फॉर्मूला कुछ चालू करना चाहिए। क्यों आशीष सर? तो 13,500 की तो आवाज ही नहीं है हम तक सर। नहीं अनिल जी, मैं कैविएट सिर्फ दे रहा हूं कि अगर 14,000 के नीचे कन्विंसिंगली बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अनिल जी वो ये है कि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बजट का होप ट्रेड बना हुआ है, और जैसे आप भी 2 दिन से बोल रहे हैं कि बजट में जो स्मार्ट मनी है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, एक्सपेक्टेशन और बजट, तो कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई ग्लोबल मार्केट्स में नेगेटिव न्यूज नहीं है, कोई और न्यूज नहीं है। तो ऐसी न्यूज नहीं होने पे जो रिटेलर है उससे माल बिकता नहीं है अनिल जी, वो लास्ट तक वेट करता रहता है। तो मुझे उस चीज का डर है कि अगर ये 14,000 के कन्विंसिंगली नीचे बंद हो गया तो 13,700 और 13,500 तक का रास्ता बिल्कुल खुल जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नितिन जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, एक बार जरा बैंक निफ्टी के डेटा भी देखिए, 30,000 रुकेगा या टूटेगा? 30,000 टूटेगा अनिल जी आने वाले समय में, क्योंकि देखिए 32,000 के आसपास मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। 3-4 दिन पहले बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है, उसके बाद आज सुबह ये बाउंस हो गए, ट्रैपिंग हुई है, कल भी ऐसा हुआ है, और 11 और निफ्टी में 14,500 पे मैंने बहुत बड़ा सेल फिगर्स देखी है लाइव मार्केट में। तो मुझे क्लियर ऐसा दिख रहा है कि मंदी आनी चाहिए और 30,000 का लेवल टूटना चाहिए। हो सकता है बाउंस करके टूटे, वो अलग चीज है, बट ये लग रहा है कि फरवरी में 30,000 का लेवल टूटेगा। ओके। और अब जो 13,850 के लेवल की मैं बात कर रहा, जो हमने वो टॉप वाला फॉर्मूला बनाया था उसमें करेक्शन में 3 लेवल्स आ रहे थे। पहला लेवल 13,850 का है जी, जो बॉटम 7,610 की क्लोजिंग से 82% का आता है। दूसरा लेवल है 13,550 का, जिसके आसपास आशु सर भी कह रहे हैं। आशु सर, आपकी बात को समर्थन करते हुए 78% लोअर लेवल से अपसाइड जो बनती है वो दूसरा करेक्शन बनता है। और तीसरा आखिरी करेक्शन 13,240 का निकल कर आता है, 74% बॉटम से जब मार्केट बढ़ता है। तो ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है करेक्शन में, और उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की रेंज में बाजार बढ़ सकते हैं। 13,850 से 13,240, ये 3 रेंज हमारी निकल कर आ रही है जहां पर करेक्शन पूरा करना चाहिए हमारे फॉर्मूला के मुताबिक। तो पहली रेंज के तो क्लोज आएगी, पहली रेंज के क्लोज आ गए। तो 13,850 पहली रेंज के बेहद करीब आते हैं। हर बार की रेंज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली हर बार के बुल रन में मार्केट अलग लेवल अलग परसेंटेज में बढ़ता है, करेक्शन भी थोड़ा बहुत अलग देता है। तो हम पास डेटा को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। 3 सिग्मा वेरिएशन तो पॉसिबल है, अलाउड है। हाँ, अलाउड है नहीं, लेकिन पॉसिबल जरूर है। तो ये आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और अब 14,000 के नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। आइए सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं एक्सपायरी का ऑप्शन लेकर। बताएं सुमित जी। सेलिंग दिख रही है, तो एक स्टॉक जो सेलिंग दिख रहा है वो है इन्फोसिस। 1290 का अभी भाव चल रहा है, इसके अंदर यहाँ से गिरावट बढ़नी चाहिए। और इन्फोसिस के अंदर ब्रेकडाउन है, रिसेंट के लो ब्रेक हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ से नीचे में 1250 से लेके 1240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 1325 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस में सेल करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस में फरवरी वाला 1280 का पुट लिया जा सकता है, 41-42 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है। नीचे में 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में इसमें 60 रुपए से लेके 70 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस का 1280 का पुट लिया जा सकता है 21 रुपए के स्टॉप लॉस से 60 से 80 के टारगेट के लिए। ये हो गया अनिल जी स्टॉक ऑप्शन। अब आप बोले तो मैं एक इंडेक्स पे भी व्यू दे देता हूँ। हाँ, अरे व्यू भी दो, कॉल भी दो, जो आपकी मर्जी है, बताएं। बिल्कुल अनिल जी। तो अनिल जी मार्केट्स में बहुत अच्छा खासा गिरावट है। निफ्टी 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट। तो अब एकदम लो पे अनिल जी मैं पुट नहीं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा, और कॉन्ट्रा बेट में लेना चाहूंगा कॉल लेके। अनिल जी, हाँ बिल्कुल अनिल जी, मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। अच्छा एक मिनट, बिगुल का इंतजार कर रहे हैं सुमित जी के लिए। बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सैटेलाइट के साथ ही अच्छे लगते हैं। अभी कभी किसी दिन सुमित जी को बड़ा मतलब ऐसा फिल्म फेयर टाइप का वो अवार्ड मिल गया, तो भी सुमित जी बोले कि बिना बिगुल के अवार्ड भी नहीं लूंगा मैं, और सैटेलाइट लूंगा। तो सुमित जी यहाँ तो ठीक है, वहां पर जो मिले ले लीजिएगा। बताएं सर। अरे जी, क्या बिगुल की आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल। तो कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। कॉन्ट्रा बेट में यहाँ पे निफ्टी में लेना चाहूंगा, और निफ्टी के अंदर एक्सपायरी वाला निफ्टी 28 जन एक्सपायरी वाला 13,950 का कॉल
₹70-75 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 13,950 का निफ्टी का 28 जन वाला कॉल 70-75 पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में ₹25 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में ₹125 से लेके ₹140 तक का मूव देखने को मिल सकता है। प्योर एंड प्योर कॉन्ट्रा बेट, सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेड, यहाँ से बाउंस बैक के लिए खेलेंगे तो यहाँ पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 13,950 का कॉल। ओके, 13,950 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 70 से 75 रुपए में। ये एक कॉन्ट्रा कॉल है और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹25 का, यानी ₹50 की रिस्क है। ऊपर 125, 140 के टारगेट के लिए सुमित जी की राय खरीदारी की। 13,950, 929 का लो बनाया है और वहां से 50 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट अपने लोअर लेवल से ऊपर आता हुआ दिखा। थोड़ी रिकवरी ओके, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक ऑफ द डे के साथ। पिक ऑफ द डे तो कल होती है, आजकल रिजल्ट सीजन में हमने बंद भी कर रखी है, तो इन्हें पता है कि कल मौका मिले न मिले आज ही कर डालो। बिगुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी देखिए, बाजार में मंदी है लेकिन हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है अनिल जी। राकेश जी का फेवरेट शेयर है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, जिसमें खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल स्टॉक के नतीजे हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर है इस स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और बड़ी बाइंग बड़े वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो यूबीएल को इन स्तरों पर खरीदना है। ओवर टू राकेश जी। स्ट्रक्चर है, बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और निफ्टी के कॉन्ट्रा ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो कुणाल जी ने बोला बड़े लेवल नहीं, अनिल जी काफी बड़े लेवल दिखा सकता है। 1274, 1274 का स्टॉप लॉस है और क्योंकि बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है तो बड़े वाले टारगेट 1340, 1350 पहला टारगेट जोन है। उसके बाद 1365, 1370 का टारगेट जोन है और यूबीएल पे खरीदारी की राय है। ओके, चलो खरीदारी का। अच्छा, बाय द वे आज का दिन मेरी शीट में सबसे कम कॉल्स वाला है। इस वाले शो में तो 1, 2, 3, 6 कॉल्स आई। उसमें भी एक तो एक्सपायरी का ऑप्शन आ गया जी हमारे सुमित जी का। उसके अलावा स्टॉक्स पे देखें तो अब तक 5 ही कॉल है और सुबह वाले में भी आप देखें तो सबसे कम कॉल्स अभी तक तो मतलब आधा पेज भी नहीं भरा आज। जी सर। नहीं तो कभी कभी तो सप्लीमेंट्री लेने का टाइम हो जाता है। ऑन एवरेज सबसे कम आज ही आई है। ऑन एवरेज आज का कॉल्स काफी कम आई है। तो ये मूड शिफ्टिंग वाला मामला चल रहा है अभी, तेजी से मंदी, मंदी से तेजी वैसा। आइए इस बीच 2:50 वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और उसके बाद लेते हैं आपकी फ्रेश कॉल्स। तो अपडेट सर, HCL टेक आपको बाय कराया है, ICICI प्रू बाय कराया है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। अंबुजा और मारुति भी आपको दिलाया है। अब आप कहें तो 2 और बाइज हैं और इग्नोर द वॉलेटिलिटी इफ यू कैन सिट थ्रू। ये मौके फिर रोज रोज नहीं आएंगे और जैसे मैं कहा इट्स मोर ऑफ रूमर मॉन्गरिंग, ऐसा कुछ नहीं आने वाला बजट में। दैट इज व्हाट वी आर होपफुल एंड दिस विल बी अगेन एन अपॉर्चुनिटी व्हिच यू विल रियलाइज इन द नेक्स्ट 2 days। तो अगेन आप कहें तो मेरे पे 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू प्लीज सर बताएं सर। तो पहला आएगा सर ICICI बैंक विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। 21-22 का भाव है, 12 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 का टारगेट। और दूसरा बाय है SBI लाइफ। आई थिंक SBI लाइफ की जो वैल्यू एडेड बिजनेसेस हैव गॉन अप ट्रेमेंडसली। 870-72 में लीजिए, 855 का स्टॉप लॉस है, 920 का टारगेट। ओके, तो 2 बढ़िया खरीदारी के स्टॉक्स हैं और दोनों ही निफ्टी के स्टॉक हैं। पहला ICICI बैंक, जहां पर आपको करनी है खरीदारी और यहां पर आप खरीदिए 521, 522 की रेंज में, 512 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट होगा आपके लिए यहाँ पर ICICI बैंक में। ICICI बैंक के रिजल्ट्स हैं शनिवार को जी, 30 तारीख शनिवार, बजट के पहले आ जाएंगे। बजट के दिन सुबह सुबह धमाल। ओके, SBI लाइफ 870-72 ये है आपके लिए, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय। इनके रिजल्ट्स की डेट अभी देखना होगा कब है। आ गए ना SBI तो। सॉरी, SBI लाइफ तो आ चुके हैं। सॉरी हाँ, SBI लाइफ आ चुका है। हाँ, इंश्योरेंस फ्राइडे आ चुके हैं। 855 ये स्टॉप लॉस है और 920 का टारगेट है। ये आपके लिए राय SBI लाइफ और ICICI बैंक दोनों खरीदारी करने की। शुक्रिया भसीन साहब, दोनों बेहतरीन पिक्स देने के लिए। ओके, तो ये आपके लिए भसीन साहब की तरफ से 2 बाय कॉल्स, दोनों फाइनेंशियल से नजर रखनी है। ICICI बैंक इसके नतीजे आएंगे सैटरडे को, पर बैंक ऑफ बड़ौदा इसके आने वाले हैं नतीजे कल। और कैसे रह सकते हैं नतीजे, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं।
बिल्कुल, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे इस बार अच्छे रहेंगे, घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी बैंक। और आप देखिए इस बार जो मुनाफा है इनको करीब 1500 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल 1400 करोड़ का घाटा बैंक ने पोस्ट किया था। ब्याज से आय भी इस बार बढ़ती हुई दिखेगी, 7100 करोड़ से बढ़कर 7500 करोड़ के लेवल्स के आसपास रह सकती है। और साथ ही अगर प्रोविजंस देखें तो वो लगभग आधे होते हुए दिखेंगे, 7155 करोड़ से घटकर 4050 करोड़। इसी के चलते भी हम देखेंगे इनके जो मुनाफे है इसको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। रिकवरीज इस बार अच्छी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही जो एसेट क्वालिटी उसमें हल्का सा सुधार देखने मिल सकता है। 9.5% के लेवल्स के आसपास ग्रॉस एनपीएज आ सकते हैं और जो नेट एनपीएज है वो करीब 2.7% आएंगे, 2.5% से बढ़कर। स्लिपेजेस के आंकड़े वॉच आउट कीजिए। वॉच लिस्ट कितनी है बैंक की, इस पर नजर रहेगी। वॉच लिस्ट इस बार थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है और इस बार उसके सामने कितना बैंक प्रोविजन लेती है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस बार थोड़ी सी रिकवरी अच्छी रहेगी, साथ ही जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें गिरावट आएगी और इसी के चलते इनके मार्जिन्स को थोड़ा सा सहारा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दो चीजें अहम होंगी, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स कितने हैं इस बार और बिना मॉरिटोरियम के इनके ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस किस तरह से आते हैं। माना जा रहा है कि ग्रॉस एनपीएस 10% से कम ही रहने का अनुमान है बिना मॉरिटोरियम के भी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर रखनी पड़ेगी नज़र जिस तरह से इसके नतीजे आ सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी रहेगी नज़र और नतीजों का इंतजार है। एक बार चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास जानने के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे कैसे रहेंगे। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो तिमाही होती है वो हार्ड लिकर के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, कंजम्पशन अच्छा देखने को मिलता है, जिसके चलते अनिल जी स्पिरिट जो होती हैं विस्की, रम, वोडका वगैरह, इसको हार्ड लिकर कहा जाता है। तो फिर इसका मतलब अगर हार्ड है तो कोई सॉफ्ट भी होती होगी? आप बियर को सॉफ्ट लिकर की तरफ समझ, तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक और सॉफ्ट लिकर में क्या फर्क है? अनिल जी अल्कोहल का परसेंटेज सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है अल्कोहल? करीब 14-15% के आसपास। ना ना ना, ये क्या कर रहे हो? सॉफ्ट ड्रिंक में कहाँ से अल्कोहल? सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट लिकर में जी। क्या यूएसएल यूबीएल दोनों कंपनी के प्रीव्यूज है मेरे पास। कुछ ऐसा नहीं, रिसर्च ज्यादा की हुई है। अच्छा भाई, पहले एक जमाना था लोग कहते थे मैंने जिंदगी में कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया। सब लोग कहते हैं, हमारे जैसे बहुत लोग कहते थे, लेकिन जब से सैनिटाइजर आया रोज ही लगा रहे, रोज इनडायरेक्टली तो सब हाथ लगा ही रहे। तो चलिए आशीष की रिसर्च आप एक मिनट अप्रूव करवा लूं पहले। जी सर। बंसल जी बराबर बताया इन्होंने सब कुछ जो बताया? अनिल जी बताया तो बराबर है। अब अनिल जी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो इतनी तो आशीष को भी नहीं मालूम है कि कितना % प्रूफ होता है, तो उसके लिए तो अनिल जी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बाकी जो बताया अनिल जी वो सब एकदम बराबर बताया। सिर्फ पढ़ाई से काम चल जाएगा आशीष का या प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे? नहीं अनिल जी, अब तो जमाना बदल रहा है। तो अनिल जी देखिए, लोग गर्व से बोलते हैं कि हम टी टोटलर हैं। एक अनिल जी जमाना था जब लोग थोड़ा शर्मा के बोलते थे, आज तो गर्व से बोलते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जी। आशीष सर कुछ कह रहे हैं जी। मैं अनिल जी कह रहा था आशीष को एटलीस्ट ब्रीजर तो ले लेनी चाहिए सर, उसमें 4% अल्कोहल कंटेंट होता है सर, तो वो तो सर जरूरी है। मतलब ब्रीजर का मतलब राहत की सांस। आशीष मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, अब आप ब्रीजर ले लीजिए, राहत की सांस लीजिए। बताइए। अनिल जी नतीजे बढ़िया रहेंगे। कंपनी का जो मुनाफा है करीब 8% की ग्रोथ दिखाएगा, 280 करोड़ रहेगा। और अच्छी बात यह कि मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो मोर और लेस स्टेबल ही देखने को मिलेंगे, 16.8%, क्योंकि जो कच्चा माल है यानी ग्लास और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इसकी कीमतों में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। कामकाजी मुनाफा जो है 10% बढ़ा है। टॉप लाइन करीब 7% की ग्रोथ दिखा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे बढ़िया रहेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे रह सकते हैं, ये अनुमान है। और आज सुबह यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। जहाँ तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है, यूबीएस ने रेटिंग अपग्रेड करी है और टारगेट सेल से बाय करा है, तो डबल अपग्रेड आप देख रहे हैं। और टारगेट 480 से बढ़ाकर 800 करा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखें नजर। बंसल जी, एक बढ़िया रिबाउंड भी आया चार्ट में, 500 के लेवल से देखिए आज 650 के लेवल्स पर है। चार्ट्स क्या बता रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स की? देखिए दीपांशु, यूनाइटेड स्पिरिट्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इसने नीचे में एक अच्छा सपोर्ट भी लिया है। तो टेक्निकली जिनके पास है वो होल्ड करें। और यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठता है 635 का स्टॉप लॉस बैठता है। बट फ्रेश खरीदारी के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूबीएल में अगर देखें तो यूबीएल का टेक्निकल रुझान ज्यादा अच्छा लगता है। तो किसी को फ्रेश लेना हो तो यूबीएल के साथ जाना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसके पास है वो होल्ड रखे।
ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को करें होल्ड, और जय ने अभी थोड़ी देर पहले यूनाइटेड ब्रूरीज पर राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से आपके लिए खरीदारी की भी राय आई थी एज अ पिक ऑफ द डे कल के लिए। यूनाइटेड ब्रूरीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं, आशीष ये भी बताएं, क्या अनुमान है इस बार? देखिए दीपांशु, जैसा कि मैंने आपको यूएसएल के नतीजों में कहा कि सीजनली अगर आप देखें तो हार्ड लिकर के लिए बढ़िया होती है, लेकिन बियर की बिक्री जो होती है वो ठंडी के सीजन में थोड़ी कम होती है, जिसके चलते टॉप लाइन में हम अनुमान लगा रहे कि 16% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। इनका जो कामकाजी मुनाफा है, क्योंकि बिक्री घटी है तो उसका भी एक असर देखने को मिला है, 22% इनका कामकाजी मुनाफा घटेगा। और दरअसल अगर आप देखें तो इसका और दबाव इसके लिए देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी सारे राज्यों में अभी भी जितने बार्स और पब्स हैं वो पूरी क्षमता पर कामकाज नहीं कर रहे हैं, इसके लिए टॉप लाइन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। मार्जिन्स मोर और लेस अगर आप देखें तो लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली, और जो मुनाफा है इसमें 28% की गिरावट देखने को मिलेगी। 107 करोड़ के मुकाबले 77 करोड़ रहेगा इस बार इनका जो मुनाफा है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे कमज़ोर रहेंगे। ओके, हाँ, नतीजे कमज़ोर रहेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे रह सकते हैं मजबूत, पर यूनाइटेड ब्रूरीज कमज़ोरी दिखा सकता है। चलते हैं जय के पास एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताया जय। जी दीपांशु, एक बाय रिकमेंडेशन है टेक महिंद्रा फ्यूचर्स के ऊपर। फरवरी का फ्यूचर्स खरीदना है। अगर हम देखें तो इसके रेट्स करीब अभी चल रहे हैं 997 के आसपास। टेक महिंद्रा 997 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए फरवरी फ्यूचर्स। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियरली एक पल्सिव फॉल, एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है, और अर्ली इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आज पूरे ही दिन अगर हम देखें तो दीप इसमें एक वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने मिले हमें लोअर लेवल्स पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है। सो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना ऑन द लोअर साइड 978 पर। 978 पर आप स्टॉप लॉस लगाए तो एक्जैक्टली 20 रुपये नीचे स्टॉप लॉस हुआ, 19-20 रुपये नीचे। ऑन दी अपसाइड मुझे इसके टारगेट्स ऊपर में लग रहे हैं 1030 के, 1030, एंड सेकंड टारगेट हो सकता है 1042 का। ये दो लेवल्स के लिए बाय करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर जो हमें देखने मिली है टॉप से, उसका एटलीस्ट 38% रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलेगा। ओके, तो टेक महिंद्रा पर रखनी है नज़र। और आज हमने मैनेजमेंट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी करी थी। हमारे कॉर्पोरेट ट्रेडर शो में सीपी गुरनानी साहब हमारे साथ जुड़े थे। नज़र रखिए इस काउंटर पर, एक्शन थोड़ा बनते हुए दिख रहा है जहां तक टेक महिंद्रा का सवाल है। एक्शन थोड़ा बाजार में भी दिख रहा है, निचले स्तरों से सुधार आते हुए दिखा है। सेंसेक्स भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहा है। ऐसा थोड़ी सी दिखाई है ना, ऐसा नहीं है। जैसा आप 14,000 के आसपास देखकर वापस नीचे आ गया। मैंने 2 मिनट, खाली 2 मिनट भी नहीं, 20 सेकंड पूरा उनका। अच्छा 14,000 जितने में वापस 35 मिनट नीचे। मतलब जब तक आप देख के नजर हटाओ तब तो वापस नीचे, मजा ही नहीं आ रहा। मतलब रिकवरी सस्टेन नहीं हो रही है। ऐसा लगा कि एक बार 14,000 के ऊपर वापस निकला, आया था 14,000, आया था। हाँ बिल्कुल आया था, मैंने भी देखा। लेकिन आते ही ऐसे वापस से एकदम से नीचे आ गया, तो ज्यादा देर टिक नहीं पा रहा है। मामला सीरियस है थोड़ा, लग नहीं रहा 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। क्यों आशु जी? नहीं अनिल जी, मैं देखिए आएगी नहीं आएगी ये प्रिडिक्शन तो नहीं कहना मुश्किल है अनिल जी, लेकिन आके टिकती है कि नहीं। जो मैंने अभी बोला अनिल जी, 13,700 500 ओनली वैलिड कि अगर 14,000 से नीचे कन्विंसिंगली बंद हो जाता है, क्योंकि फिर वो 14,000 का जब रास्ता खुल गया अनिल जी, वो अनलिमिटेड लॉसेस वाला जो आपने डेटा बताया है, फिर तो मतलब अनिल जी वो ऐसा होता है ना कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश के 5 रुपए की चीज वो 100 रुपए में चली जाती है, तो सारा कमाया धमाया निकल जाता है। अनिल जी इन्हीं दिनों के लिए बोलते हैं कि पुट्स तो बिल्कुल दोनों कान को हाथ लगाते हैं, कभी नहीं बेचती, लेने वाली चीज है बस वो। ओके, तो ये है आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है तेजी, कम से कम रिकवरी आज जो मिलेगी वो नहीं होगी। अब कल से गैप से खुल जाए तो अलग बात है, आज का मामला तो ढीला ही है। लेकिन ऐसे मार्केट में आपको अब हम जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी 2 तरीके से। एक तो वो कि आपको आपकी ताकत का अंदाजा कराएगी कि आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने मजबूत आदमी हैं, आपको ऐसा लगेगा। और दूसरा ये कि अगर ऐसा हमारे यहाँ भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये 2 चीजें हैं, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स आ गए, जल्दी से रिजल्ट्स देख लिए जाए एक बार। क्या है मुनाफा? 1060, बस 1600 करोड़ का अनुमान था जी सर, 1600। और आए हैं 1060 करोड़ का मुनाफा। 1060 का एक डिजिट इधर उधर तो नहीं होगी, 1600 वाली 1060, 6 इधर कर दो 1600 ही हो जाएगा बराबर से। लेकिन 1060 ही है भाई, मुनाफा 1060 करोड़ का है, अनुमान से थोड़ा कम है। लेकिन मैं फिर कहूँगा पहले एसेट क्वालिटी देखिए, फिर एसेट क्वालिटी में भी वो सब देखना है
कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता टाइप्स कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मॉरिटोरियम नहीं होता तो एसेट क्वालिटी क्या होती, वो भी सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल 1407 करोड़ के घाटे से मुनाफे में जरूर आया है। 1600 करोड़ के मुकाबले में मुनाफा आया है 1060 करोड़ का। एनपीए 9.14% है, 9.5% का हमारा अनुमान था, तो उस हिसाब से ग्रोथ एनपीए तो ज़्यादा नहीं है, लिमिट में है। 9.5% के आसपास अनुमान था, उस हिसाब से 9% के आसपास आए, तो एनपीए के लेवल तो ठीक ही दिख रहे हैं। नेट लेवल पर भी एक बार एनपीए आ जाने दीजिए। तब तक कुणाल जी एक बार जल्दी पहले चार्ट तो बता ही दीजिए, ये रिजल्ट तो जब तक आएगा तब तक ठीक है। अनिल जी देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है रुपीस के आसपास, 68 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो मेरी राय में अनिल जी के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 68 के, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 71 का। तो 71 और 68 ये तो स्तर है जो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल कोई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 71 का एक स्टॉप लॉस रखें। जब ये स्टॉक 75 को पार करके वापस से तेजी दिखाएगा तब खरीदारी की सोचेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पोजीशन है 71 का तत्काल स्टॉप लॉस रखें। सर एनपीए हमारे अनुमान से बेहतर लग रहा है, और वो एडजस्टेड एनपीए अगर आप देखें जो इन्होंने डिस्क्लोज करा है, बताओ खराब नहीं है सर। अच्छा, अच्छे खराब नहीं, क्या बात है, वाह। 9.63% ही है सिर्फ एडजस्टेड लेवल पर। हाँ, फिर तो 9.14 से बढ़कर आप आप देख लो 9.63। मतलब अगर मॉरिटोरियम का नहीं फायदा होता तब भी 9.63 है। और भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कि अगर और इसकी डिटेल्स मिल जाए। एक बार देखिए, डिटेल देखिए, तब तक और प्रोविजनिंग के आंकड़े भी आए। एक बार प्रोविजनिंग का हमारा अंदाजा 4050 करोड़ का था और ये 3960 करोड़, लगभग वही है। 100 करोड़ तो ठीक है। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक ही है, कोई खास गलत नहीं है। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा आपको दिखेगा 3960 करोड़ का, उम्मीद के मुताबिक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रोविजनिंग ठीक है। बाकी आंकड़े एक बार और नजर डाल लेते हैं, आने दीजिए पूरी डिटेल्स में और देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। सर नेट एनपीएस भी वो देखें तो 3.36 के आ रहे हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना माने तो। और वैसे अगर आप देखें तो आए हैं 2.39। तो अगर आप कंपेयर भी करें तो 1% का अपटेक आ रहा है नेट एनपीएस में भी। तो उतने बुरे फिगर्स नहीं है जितना शायद अब डर बन गया था कि आ सकते हैं बैंक्स की तरफ से, अगर आप पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इम्पैक्ट देखें। हाँ, तो एक बार जरा फिर से बता दें, एडजस्टेड बेसिस पर ग्रोस एनपीए आए हैं 9.63 सर, 63%। नेट लेवल पर आए हैं 3.36 सर, 3.36 एडजस्टेड वाले। एडजस्टेड तो ये तो 9.63 और 3.36 से ये खराब नहीं है सर, खराब नहीं है सर, अच्छा माना जाएगा। एक्चुअली ये रिजल्ट तो अच्छे माने जाएंगे। एक्चुअली हमारे सारे एक्सपर्ट्स बीओबी पर एक जमाने में इसे ऐसे ही कॉल्स आए थे सर। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये तो मार्केट नीचे आ गया तो अलग बात है जी। अदरवाइज बीओबी के रिजल्ट अगर ये अच्छे मार्केट में आए होते तो इसे बहुत अच्छे माने जाते, बहुत अच्छे माने जाते डेफिनेटली सर। गलत दिन अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। थोड़ा वैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा है कि नहीं। ये रिजल्ट बहुत ही मतलब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 9, क्योंकि बाकी बैंकों में तो आप देखो बंधन में तो कितना मतलब एनपीए में जो फर्क है मॉरिटोरियम को कंसीडर करके नहीं कंसीडर, बहुत ज्यादा फर्क है। उनके कंपेरिजन में तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हार्डली कुछ फर्क है। मुश्किल से 9.63 तो बहुत बढ़िया बोला जाएगा। 3.36 भी यानी कि कितना, आधा % ही ज्यादा है जी। तो इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की बुक तो इस बार एनपीए के लिहाज से बहुत बढ़िया दिख रही है। ये तो बहुत बढ़िया कही जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार फिर से ये तो स्टॉक भी बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। ओ ग्रीन में अकेला बैंक होगा मेरे ख्याल से आज जो ग्रीन में होगा, बिल्कुल आ रहा है। तो अच्छे नतीजे और ये नतीजे किसी भी लिहाज से अब तक जो दिख रहे हैं वो बहुत बढ़िया कहे जाएंगे। प्रोविजनिंग भी कंट्रोल में 3960 की है, हर तरीके से ठीक है। और कुछ डिटेल आ रही है जल्दी से बताएं। निम्स सर आए 3.07% के इनके निम्स आते हुए, 3.07 नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ये भी ठीक है। तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा के। अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा। जरा एक बार आशु सर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स पर। देखिए अनिल जी, जो अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली ना कि पर्टिकुलरली बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और स्टेट बैंक, ये तीनों मार्केट के साथ चलते हुए नीचे आए हैं, चाहे हम कितना भी बुलिश रहे हो। तो ये यहाँ से मतलब पहली फुर्सत में जब मार्केट रिवर्स होगी तो ये सारे के सारे परफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसलिए नीचे में अनिल जी इनमें मंदी नहीं कर सकते। एनबीएफसी तो अनिल जी नीचे और ऊपर मतलब एक कंसिस्टेंट कॉल थी कि उसमें तो सेलिंग बनती है, बट जिस तरह से आप रिजल्ट्स बता रहे हैं, रिजल्ट्स बिल्कुल खराब नहीं है। मार्केट घूमेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म करेगा।
बिल्कुल, मार्केट अगर रिकवर करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस आएगा। जरा कैनरा बैंक को भी पुल अप करिए, देखते हैं अगर कुछ इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन जो नतीजे हैं पीएसयू बैंक से ईगरली अवेटेड वो कैनरा बैंक के ही होंगे, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसका कोई सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है। नहीं, कैनरा बैंक पर तो नहीं आते हुए दिख रहा है, पर नजर रखिए उस काउंटर पर। एसबीआई ऑफ कोर्स और कैनरा बैंक आज ही देगा ना 27 सर नेट इंटरेस्ट इनकम भी बैंक ऑफ बड़ौदा की 7,750 करोड़ पे आते हुए दिखी है, और आप देखिए 7,130 करोड़ से बढ़कर, तो इस बार ब्याज से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्य आय की वजह से इस बार नंबर्स अच्छे हैं। अच्छी नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार आती हुई दिखी है। साथ ही कोविड के लिए उन्होंने अच्छा 1700 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजनिंग भी करके रखा हुआ है, तो काफी सेफ है। ओके, तो मतलब हर एक फ्रंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। अब कुणाल जी एक बार फिर से चार्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूती से हरे निशान में टिका हुआ। अनिल जी देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 71 का लेवल नहीं तोड़ा स्टॉक ने और वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अनिल जी 75 पर अब रेजिस्टेंस है और 74-75 ये स्टॉक हो ही चुका है, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पर अब ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 75 के लेवल को ये पार करेगा, जो कि करता हुआ अभी दिख रहा है, 75 के ऊपर टिक गया तो फिर इसमें बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि 77 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 77 और फिर 79 ये दो लेवल्स हैं ऊपर की तरफ। 75 के ऊपर टिक गया तो खरीदारी की राय। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे इंपॉर्टेंट लेवल। तो देखिए स्टॉक भी रिकवर कर रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं बैंक के हर कंपैरेबल बेसिस पर। अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे रहे हैं और इसलिए बाजार भी अब इसको अपटिक दे रहा है। वीक बाजार में स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 900 पॉइंट्स नीचे है, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा रिकवरी दिखा रहा है। ऑफकोर्स घाटे से मुनाफे में आया है बैंक, वो तो अच्छी बात है, बट ऑन ऑल बेसिस अगर आप देखें तो नतीजे भी इसके अच्छे रहे हैं। थोड़ा एसबीआई भी निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, पर इस पर फिलहाल अभी भी दबाव बना हुआ है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा के आए हैं अच्छे नतीजे, ये आप रखें नजर। कैसे रहेंगे आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे, ये भी जानना जरूरी है। देवांशी बताएं आईसीआईसीआई प्रू क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर। बिल्कुल, अगर आप सारे इंश्योरेंस कंपनीज देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो वीक नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के होंगे, और जो मुनाफा है वो करीब 3 से 4% ही बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो नेट प्रीमियम है उसमें करीब 10 से 11% तक का सुधार होता हुआ दिख सकता है इस बार। साथ ही नजर रहेगी कि इनके जो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैं वो कितने बढ़ते हुए दिखे, यानी कितनी नई पॉलिसीज आती हुई दिखी, और परसिस्टेंसी रेशियो की 5 साल के बाद भी कितना रिन्यूअल प्रीमियम कंपनी के पास आता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि इनका जो प्रोटेक्शन कारोबार है इसमें सबसे धीमी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, और प्रोटेक्शन कारोबार से इनको सबसे ज्यादा मार्जिन्स मिलते हैं। तो इसी के चलते हम देखेंगे इनके जो मार्जिन्स हैं वो करीब 25% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं, 21% से बढ़कर इस बार सालाना आधार पर। और रिन्यूएबल जो प्रीमियम्स है ये हल्के से ही बढ़ते हुए दिखेंगे, ज्यादा बढ़त का अनुमान नहीं लगाया जा रहा। जो मार्केट शेयर है उसमें कितना बदलाव होता है इस फिगर पर नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे। जो मुनाफा है करीब 4% के आसपास बढ़ता हुआ दिख सकता है इस तिमाही में। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू पर नजर। स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है, 500 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज्यादा बड़ी मूव नहीं आ रही है। जय, आईसीआईसीआई प्रू के चार्ट कैसे हैं? देखिए दीप, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन आज देखने मिल रहा है, जिसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग शायद ये स्टॉक में देखने मिले। बट ऑन द फ्लिप साइड में ये भी कहूँगा कि ये स्टॉक में एक अच्छा 50 डेमा का सपोर्ट है करीब 487-490 तक। सो वो लेवल एक रहेगा जहाँ पे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो दीप मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये स्टॉक में क्लियरली गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए स्टॉक में। 487-490 के आसपास इसको खरीद कर चले। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू पर राय। नजर रखते हैं इस काउंटर पर, जिस तरह से उस पर भी एक्शन हो रहा है। थोड़ा एक्शन में देखा है इंडस टावर्स पर आते हुए, बट उतार चढ़ाव उस पर बना हुआ है। कॉनकॉर सुबह से ये थोड़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, इस काउंटर पर भी नजर रखिए। विप्रो ये थोड़ा सुबह से एक्टिव हो रहा है, और आईटी काउंटर्स में देखें तो यहाँ पर भी तेजी है, पर ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। बट रिकवरी जो अनिल जी आपको बता रहे थे कि रिकवरी हो रही है, बट जितने भी स्टॉक्स में आप रिकवरी आते हुए देख रहे हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो ये एक फैक्टर है जो बाजार के अगेंस्ट आपको जाते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक है जिसमें रिकवरी सस्टेन हो रही है जी, और जबरदस्त हो रही है, और उसमें मतलब हमारे जितने दर्शक है रिटेल इन्वेस्टर, उनकी ताकत का भी अंदाजा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स, हाँ, रिटेल इन्वेस्टर का अफसोस है कि बात का है जी, ये जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर हो रहा है। एक स्टॉक है, उसका नाम है गेम स्टॉप जी।
मतलब ये खेल बंद करो। लेकिन उसी स्टॉक में इतना बड़ा खेल चल रहा है कि आपको सुन के मजा आ जाएगा। होता तब तो बात ही अलग थी। $3 का मतलब कितना हुआ? $200। $200 वाला शेयर अगर $243 हो जाए, $243 रुपए में गिनो भाई जल्दी फटाफट, इतनी तो मैं 14-15 हज़ार, 200 वाला 15 हज़ार, और कितने टाइम में ये हो गया? 15-20 दिनों में। और पूरी डिटेल बताओ फिर। और इतनी बढ़िया रिसर्च की आपने। 15-20 दिनों में $200 वाला शेयर 15,000 रुपए, ये है रिसर्च। वरुण क्या हुआ? क्या ये क्या कैसे क्या हुआ? ये है कि बेसिकली एक ये है सोशल मीडिया की वेबसाइट है रेडिट करके, और उसमें एक फोरम है ना? वो फोरम का नाम है, कौन सी वेबसाइट में? रेडिट। ठीक है ना? उसमें एक फोरम है वॉल स्ट्रीट बेट्स करके। ओके। तो उस फोरम में करीब 27 लाख मेंबर्स है। 27 लाख। ओके, ठीक है। इनका काम एक ही है कि शॉर्ट्स जो बने होते हैं उनको स्क्वीज करना, यानी कि किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन ली है किसी फंड ने, तो उसकी विपरीत पोजीशन ले लो और बाय करो स्टॉक। कितने आशु जी हैं अमेरिका में, उस पर नजर रखते हैं। ओके, वो तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन हाँ उनका काम यही है। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे देखते हैं कि काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन किसी फंड हाउस ने ली है, तो उसके अगेंस्ट वो उनको शॉर्ट स्क्वीज करते हैं और वहां पे खरीदारी करना चालू करते हैं। अब 27 लाख अगर मेंबर्स है किसी फोरम में और सबके साथ एक साथ उस स्टॉक में खरीदारी करना खरीद ले तो डेफिनेटली, तो आप सोचिए कितने हो जाएंगे। करोड़ों में शायद। तो इन्होंने वही करना शुरू किया, और इस जो गेम स्टॉप है इसमें जो इन्होंने देखा कि कुछ फंड मैनेजर्स ने, कुछ फंड्स ने, कुछ हेज फंड्स ने वहां पे शॉर्ट पोजीशन ली थी, तो इन्होंने उसको स्क्वीज करना शुरू कर दिया और खरीदारी करना शुरू कर दी, और इसके चलते स्टॉक में लगातार रैली देखने मिली है। केवल कल ही 50% के आसपास की तेजी इसमें स्टॉक में देखने मिली। और सिर्फ यही नहीं है, कितने बार तो कल ही करीब 5 बार इसमें ट्रेडिंग रोकी गई, और सोमवार को 7 बार इस काउंटर में ट्रेडिंग रोकी गई थी। 15 दिनों में स्टॉक है ना 7.5 गुना के आसपास हो चुका है। उसके पिछले कुछ दिनों पहले से ही ये रैली जो है चालू हो गई, जो आपने कहा था वो $3 के आसपास था। उसके कुछ दिनों पहले ये $3 के आसपास था, और अब $209 के आसपास रह गया है। तो 243 वाला 209 आया। हाँ, 209 के आसपास, वहां से थोड़ा नीचे आया, क्योंकि कल ये आफ्टर मार्केट भी करीब 93% चला था। वो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया था कि इसको देखो कि क्या हो रहा है गेम स्टॉप में। अच्छा, उसी में गेम हो गया। हाँ, उसके बाद और बड़ा गेम हो गया। तो पहले से गेम चल रहा था और उसके बाद ये गेम और हो गया। इसके वजह से फंड मैनेजर्स को काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये एफएनओ में मतलब वहां पर ऑप्शंस है सर, होना तो चाहिए। वो कॉल ऑप्शंस की ट्रेडिंग हुई है सर। अच्छा, कॉल ऑप्शन। अच्छा, पैसे भी पूरे नहीं देने, खाली कॉल ऑप्शन लेकर बैठ गए। हाँ, तो ऐसा है। तो इसमें काफी करीब शॉर्ट सेलर्स का स्टॉक में करीब $600 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, और सिर्फ कल के सेशन में शॉर्ट सेलर्स का करीब $88 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। यूएस का जो हेज फंड है मेलविन कैपिटल, इसको करीब $200 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। और वॉल्यूम देखिए, सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन में $2,000 करोड़ के इसमें वॉल्यूम से, यानी कि किसी टेस्ला या किसी बड़े स्टॉक से भी ज्यादा। अच्छा, इतने वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स कल इसके थे। टेस्ला, एप्पल, फेसबुक, सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इसके थे कल। खेलो अमेरिका खेलो। वो तो हो ही रहा है। और एक गजब है भाई। और ये पहले बार नहीं किया इन्होंने, इससे पहले ब्लैकबेरी में भी किया था। ब्लैकबेरी 185% चला था, और एक्सप्रेस इंक करके है वो 3.5 गुना बढ़ चुका था। जिसने पहचाना वहां पे आशु सर को। ये तो अनिल जी पता नहीं कोई देख रहा होगा जिसने पहचाना है। अरे कुणाल जी, आप तो विदेशों में पढ़े रहते थे, वहीं पढ़े वढ़ी करके आए, इतनी बढ़िया स्टॉक वहां पर है, सारे मिलके चढ़ा रहे। आप कहाँ वो ऐसे सुस्त वाले और साल में 2-4 दिन चलने वाले बड़े एमएनसी स्टॉक लेके बैठे, मतलब वो हिलते ही नहीं है। ये देखो गेम स्टॉक। अनिल जी देखिए, जबरदस्त कहानी है ये। और अनिल जी देखिए, इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो अगर देखिए रिटेल इन्वेस्टर संगठित हो जाए अनिल जी, तो वो किसी भी हेज फंड को पछाड़ सकते हैं अनिल जी, ये इससे प्रूव हुआ है। और दूसरी बात अनिल जी, ये जो मार्केट वाइड लिमिट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, देखिए अनिल जी वहां नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि जितने टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के, टोटल 6 करोड़ शेयर्स हैं, और 7 करोड़ शेयर्स के शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो अनिल जी इसमें देखिए प्रमोटर के भी शेयर होंगे, इंस्टीट्यूशन के भी होंगे, तो उससे कई गुना ज्यादा 140% जो टोटल शेयर्स हैं उससे ज्यादा के शॉर्ट बने हुए हैं। तो जो शॉर्ट सेलर हैं वो पूरी तरह ट्रैप्ड हैं। हमारे यहाँ ये अनिल जी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये मार्केट वाइड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, बैन में चले जाते हैं शेयर्स, नए शॉर्ट बनाने नहीं देते। अगर सोचिए ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुणाल जी वहां पर भी डिमेट का कॉन्सेप्ट है। पहले हमारे यहाँ जब पेपर वाली ट्रेडिंग होती है, शेयर सर्टिफिकेट लोग छाप कर उतार देते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है अमेरिका में।
नहीं अनिल जी, ये सब कुछ तो ऑप्शंस में हुआ है अनिल जी। ओह। सारा खेल ऑप्शंस का है अनिल जी। पूरा खेल, हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे यहाँ इससे भी ज्यादा बेहतर है। उन्हें पता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगा के रखो ताकि फालतू में अनाप शनाप पोजीशन ना बने। तो ये आशु जी, लेकिन इससे एक चीज आशु जी, हाँ आशु जी से भी तो पूछना जरूरी। आशु जी, जैसे आपकी नजर हमेशा रहती ना लोग कहाँ फंसे अब आप ध्यान रखना। और ये कुणाल जी पूरी तरह से यूनियन बनाने की जगह, इससे रिटेल इन्वेस्टर की ताकत पता चलती है। इनके इस सेंटेंस में ही मुझे ना वो नेतागिरी की बू आ रही है। ठीक है, तो ये अब नजर डालेंगे कि मतलब अगर लोग कहाँ फंसे तो शॉर्ट कहाँ फंसे, वो भी नजर रखेंगे आपके ऊपर। देखिए अनिल जी, एक चीज ये नेतागिरी की सिर्फ नहीं आ रही है, थोड़ी सी ना वो वेंजेंस वाली भी स्मेल आ रही है हल्की हल्की सी। तो इट इज नॉट जस्ट नेतागिरी। पर अनिल जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो वहां पे हुआ है जी, तो अनिल जी ये इसका रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है कि किसको लॉसेस हुए हैं, कोई हेज फंड डूब ना जाए और उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे क्या आ सकता है। तो अनिल जी, अगर मंदी ढूंढनी है तो ये न्यूज मतलब मंदी स्क्वीज होने वाली जिस एक्सटेंट की है, ये एक मंदी की एक अपॉर्चुनिटी मार्केट में बना सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल आप। आशु जी तो मतलब 7.5 गुना उछाल में भी मंदी ढूंढ लेंगे सर। ये उन्होंने किया है। नहीं, आशु जी के यहाँ पे एक बड़ा फायदा है ना, यहाँ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में है। हाँ, कोई खरीद के भी कितना खरीद लेगा, आगे तो कहीं कहीं तो ब्रेक लगी गई। बट एनीवे, इंटरेस्टिंग चीज थी, तो हमने कहा आपको बताया जाए। देखिए क्या कुछ हो रहा है। गेम स्टॉप, नाम गेम स्टॉप है और चल रहा है गेम, पूरा गजब का गेम है, खतरनाक। चलिए, तो ये सब कुछ अमेरिका में है। आ जाइए फिर से हिंदुस्तान की तरफ, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर से। बताएं जय। जी नहीं जी, मॉर्निंग में 14,150 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था। इनफैक्ट उसका तो सारे ही टारगेट्स ओवर अचीव हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ मुझे जो ध्यान में आ रहा है वो है फिर से एक पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह मैं दूंगा। कल की एक्सपायरी का अनिल जी 14,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद के चलना है, जो करीब अभी 69-70 पर मिल रहा है। 70 पर ही हम राउंड फिगर समझते हैं, 70 पर इसको लेना है। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है अनिल जी 29 पर। 70 पे खरीदे, 29 का स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है डेट वुड बी 114। सेकेंड टारगेट बन रहा है 130 का, 114, 130, ये दो टारगेट्स के लिए 14,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है अनिल जी। क्लियर कोई रिवर्सल है नहीं। एंड बाउंस बैक डेफिनेटली आ सकता है अनिल जी मार्केट में। अगर इतनी सेलिंग हुई है तो बाउंस बैक तो आ ही सकता है। बट देन ओवरऑल सेटअप जो है और ओवरऑल जो डेटा है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड में और वीकनेस देखने मिलेगी। इनफैक्ट मेरे जो टारगेट्स है नीचे में हुए 13,800 के, 13,800, वो अगर आ जाता है तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक, एक सस्टेनेबल बाउंस बैक इनफैक्ट देखने मिलेगा। अभी तक जो हमें बाउंस बैक देखने मिला वो सस्टेनेबल नहीं रहा। सो जब तक 13,800 नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है पुट लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये आपको खरीदना है 14,000 का पुट, कल की ही एक्सपायरी का पुट खरीदना है। ये आपको सलाह दे रहे हैं 114 और 130 के टारगेट के लिए। 29 का लगाएं स्टॉप लॉस। मार्केट्स में इस समय जय की तरफ से आ रही है आपके लिए ये राय। ठीक है, ये तो रहा मार्केट का हाल। 3-20 स्ट्रैटेजी सर। बिल्कुल, तो बिगुल अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल सेटअप में कोई बदलाव नहीं है, एकदम वैसे ही है। 90 नीचे और 0.5% नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर। यूरोप की बात करें तो यूके और फ्रांस में थोड़ी खरीदारी हो रही है, जर्मनी में हल्की सी बिकवाली। कुछ बदलाव नहीं हुआ है सर, एकदम वैसे के वैसे। क्या करके जाए? कुछ मत करिए दीप, क्या करना है, क्यों करना है। मतलब बेसिकली लॉन्ग करने का मार्केट तो है नहीं। 14,000 के नीचे आपको क्लोजिंग दे रहा है। आप अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम कर सकते तो कर ले, रिस्क आप मैनेज करके चलें। और इसलिए मैं बार बार बोलता था कि थोड़ा दूर का पुट खरीदिए। नजदीक वाला पुट लेने के बजाय आप थोड़ा दूर का स्ट्राइक का पुट लेंगे तो आपकी हेजिंग थोड़ी बड़ी फॉल के लिए तैयार है। तो आज तो 14,000 के नीचे की क्लोजिंग तो खराब है जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो 13,850 अब अगला सपोर्ट है। 13,850, 13,550 कहाँ पर उठता वही देखने वाली बात है। और कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो फ्रेश पोजीशन तो न तेजी की न मंदी की बनाने की राय है। स्टॉक स्पेसिफिक मंदी की पोजीशन आप रख सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक मंदी की पोजीशन रख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हल्की फुल्की तेजी की पोजीशन भी रख लें, कहीं कहीं जैसा आईटी वाईटी थोड़ा बहुत मजबूत है। बट अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक मंदी दिख रही है तो इंडेक्स पर व्यू छोड़कर स्टॉक्स पर कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ओके,
और कल के लिए अब निफ्टी तो आज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हो ही रहा है 14,000 के नीचे। बैंक निफ्टी 30,500 30,400 लास्ट उम्मीद थी उससे नीचे ही बंद हो रहा है। अगला 30,000 के आसपास का कल का लेवल निकालना पड़ेगा। अब तो पुराने वापस देखने पड़ेंगे पेपर निकाल के अब लेवल्स क्या आते हैं। तो फ्रेश कुछ ना करें, बेहतर है इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में 900 पॉइंट नीचे क्या बेचेंगे आप? ट्रेंड चेंज हो रहा है सर? ट्रेंड तो आज ही बोल देता न्यूट्रल से और नेगेटिव नहीं, नेगेटिव एक दिन में, एक दिन से न्यूट्रल से नेगेटिव नहीं होगा ना, डबल डाउनग्रेड ना इतना जल्दी नहीं, डबल डाउनग्रेड नहीं ना, न्यूट्रल तो आज ही कर दिया था। हाँ, न्यूट्रल तो आज ही कर दिया था सर। ठीक है, तो ये है आपके लिए बाजार पर सलाह। रिस्क के हिसाब से ही पोजीशन रखें और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी पोजीशंस बेटर रहेगा। इंडेक्स पर अगर आप देने तो नई पोजीशन तो फिलहाल लेने की कोई भी सलाह नहीं है। पर बैन का क्या हाल है इस बार, आखिरी बार इस सीरीज के लिए? चलिए जानते हैं बैन से बेनिफिट में आशीष के साथ। कल के लिए कुछ बदलाव होगा आशीष या ऐसी सिचुएशन? थोड़ा बदलाव होने जा रहा है दीपांशु। सबसे पहले पीएनबी बैन से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर करीब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो 80.5% आ गई। 80% से नीचे आती जो है स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। और एक दिन के लिए एंट्री करेगा वोडाफोन आइडिया। यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गई है, 97% हो गई है। यानी वोडाफोन आइडिया जो है एंट्री करेगा और पीएनबी बाहर निकलेगा। सेल और नाल को बने, सेल तो बना ही रहेगा। अभी भी देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 111% है। 111 सेल तो बाहर आने की तैयारी पीएनबी की बाउंड्री पे है। जी अनिल जी। ओके, और एंट्री आइडिया की हो सकती है? 97% है मार्केट में। ये भी बाउंड्री पे 95 के ऊपर होती है? 95% के ऊपर। तो 2% इधर अगर ये कम हो गया तो रोल ओवर भी हो जाता है ना कई बार लास्ट मोमेंट। आपने कितने बजे देखे थे? अनिल जी तुरंत अभी जस्ट रिफ्रेश। नहीं लाइव एकदम। हाँ। गजब, क्या बात है, एकदम ऑन द टोज। ऑन द टोज, क्या बात है, गजब। तो चलिए, तो वोडाफोन आइडिया बाउंड्री पे है और पीएनबी बाउंड्री पर है। वोडाफोन आइडिया आ सकता है अंदर, पीएनबी जा सकता है बाहर। तो जिन लोग, हाँ एक और चीज, जिन लोगों को रोल ओवर करने हैं, अगर वोडाफोन आइडिया आपको अगली सीरीज में ले जाए आज ही कर ले। कल बैन में आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परसों ही आपको फ्रेश खरीदारी या बिकवाली करनी पड़ेगी। I mean, 1 तारीख को, है ना? क्योंकि नहीं 31 को, सॉरी, हाँ 31 तारीख। ओके, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। जो कुछ भी एक्शन इस वक्त आपको नजर आ रहा है। यूबीएल टॉप गेनर हो गया। जी सर, क्या बात है। शुभम जी और राकेश जी, कुणाल जी का कमाल। इस खराब बाजार में भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। बिल्कुल यूबीएल, बट बैंक ऑफ बड़ौदा सर जो अच्छे नतीजों पर एक्शन दिखा रहा था वो भी ठंडा हो गया सर। गिव अप कर दी गेंस और फिसल गया है वो। एक स्टॉक है सर टाइटन, जिससे हमने शो की शुरुआत करी थी किरण जी के साथ। किरण जी, टाइटन क्या करके जाएं? पोजीशंस कैरी करें या नहीं? क्योंकि वीकनेस तो इस पर लगातार दिख ही रही है। क्या करना चाहिए किरण जी? पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें टाइटन की? 1440 के लेवल्स पर क्लोजिंग दिखा रहा है। बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1455 के आसपास रहेगा कैश लेवल्स के हिसाब से, और मेरे टारगेट्स है 1415 1416 ये देखने को मिल जाने चाहिए कल सवेरे में। ओके, तो कल सवेरे तक अगर आप देखें तो टाइटन यहाँ से और आपको कमजोरी दिखा सकता है। एक्सिस बैंक, एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं क्योंकि इसके नतीजे आएंगे पोस्ट मार्केट और इंतजार रहेगा, पर काफी वीकनेस दिखी है जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है। कुणाल जी जरा बताएं, एक्सिस बैंक का क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए दीपांशु, एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि जहाँ बंद हो रहा है बिल्कुल सपोर्ट के लेवल्स पर बंद हो रहा है। अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को तोड़ देता है, यानी कि जो मौजूदा भाव है 633 का, इसको ब्रेक करके इसके नीचे चल पड़ता है, तो फिर स्टॉक पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी और फिर बहुत मुमकिन है कि 600 से भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाएं। तो 633 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल वहीं बंद हो रहा है। यहां से बाउंस नहीं आया तो 600 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। पालिया साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस, यहां पर भी गिरावट आई है, कोई एसटीबीटी ट्रेड बनता है इस पे? जी दीपांशु, देखिए स्टॉक ने एक वीकनेस तो बिल्कुल देखने को मिली और स्टॉक ने जो इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल था 1467 का, वो ब्रेक करके आज ये क्लोज हो रहा है। तो शॉर्ट का ट्रेड इसमें कैरी किया जा सकता है। नीचे में जो टारगेट आना चाहिए वो 1390 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 1424 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे। इसको शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करंट सीरीज के फ्यूचर का, वो रखेंगे करीब 1445 के आसपास।
ओके, तो ये है आपके लिए पीरामल पर भी राय। वीकनेस रही है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स आज की कमजोर कर ही रहे हैं, पर अक्रॉस द मार्केट्स हमने एक गिरावट का ही माहौल देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज फिर से प्रेशर में आते हुए दिखा है। पिछले 3 दिनों से जो बिकवाली का दबाव है वो इस स्टॉक पर बना हुआ है। टॉप लूजर निफ्टी पर टाटा मोटर्स 4.5% गिरावट, टाइटन, टाटा स्टील यहां पर भी हमने देखा 4% से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। तो टाटा ग्रुप की इन तीनों कंपनीज पर रहा है प्रेशर। गेल थोड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, पर उसके अलावा भी हमने स्टॉक में गिरावट देखी है 4.5% की। कल इनकी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। हिंडाल्को प्रेशर यहां पर बना हुआ था। एक्सिस बैंक नतीजों से पहले वीक, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, HDFC और HDFC बैंक, ICICI बैंक यहां पर 2.5% की गिरावट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 1900 के भी नीचे ये स्टॉक आते हुए दिखा है 2.5% की गिरावट के साथ। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड आउट करा है। टॉप रहा टेक महिंद्रा, आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी 12 बजे कॉर्पोरेट रेडार में। SBI लाइफ, विप्रो, ITC पर अच्छा एक्शन रहा, 1.5% की खरीदारी। HUL अपने नतीजों से पहले एकदम सपाट बंद होते हुए दिखा है। वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक्स की बात करें, इन्फो एज आपका टॉप लूजर रहा 5.5% की गिरावट के साथ। LIC हाउसिंग फाइनेंस 4% का स्तर तोड़ के 400 का स्तर तोड़ के 5% फिसला है ये काउंटर। अपोलो टायर्स बड़ी बिकवाली यहां पर पिछले 2 दिनों में आई है, आज 5% नीचे रहा। DLF, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जहां पर अनिल जी ने भी आपको सेल कॉल दी है। टाटा पावर यहां पर वीकनेस रही। इंडसइंड बैंक, औरो फार्मा बड़ी वीकनेस आती हुई दिखी। NMDC प्रेशर में रहा ये स्टॉक। टाटा केमिकल सुबह से ही वीक दिख रहा था। PNB, मुथूट फाइनेंस यहां पर वीकनेस आती हुई दिखी। अपोलो हॉस्पिटल्स, मन्नापुरम, सीमेंस, पीरामल एंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, GMR इंफ्रा और कैनरा बैंक नतीजों के बाद इस स्टॉक पर भी आपने प्रेशर देखा है। यूनाइटेड ब्रूरीज 4.5% का उछाल, होल्ड आउट करा। नाल्को बायबैक आते हुए दिखा अच्छे प्रीमियम पर, 3% ऊपर, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में था। कमिंस 2% ऊपर। SBI लाइफ, एस्कॉर्ट्स, PVR, कोलगेट, यूनाइटेड स्पिरिट्स और कोफॉर्ज यहां पर थोड़ी खरीदारी रही सर। इस साल पहली बार 14,000 के नीचे बंद हो। जी सर। 2021 में पहली बार 14,000 के नीचे बंद होने जा रहे हैं। आखिरी क्लोजिंग जो मिली थी हमें 13,981 के नीचे, वो 29 दिसंबर को मिली थी जी। तो मेरे ख्याल से उसके बाद हम पूरे साल इस साल 14,000 के ऊपर ही बंद है। 13,981, 29 दिसंबर, हाँ 29 के बाद 30, 2 दिन काम तो हुआ, लेकिन इफेक्टिवली आप कह सकते हैं 14,000 के नीचे आप बंद हो गए हैं, फाइन हो गए। मजा नहीं आया सुबह वो जो 600 पॉइंट ऊपर दिख रहा था वहीं बंद कर देते जो प्री ओपन में आया था। काश। ओके, फिलहाल 903 अंक नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 275 अंक नीचे बंद हुआ है। निफ्टी 943 अंक नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स थोड़ी देर में फाइनल लेवल्स आपके सामने आने की तैयारी में, तब तक आइए एक बार जल्दी से शाम के आयोजन आपको बता दिए जाए। और शाम के आयोजन, अच्छा एक मिनट जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बताइए फेसबुक पे कौन कौन है हमारे पास। फेसबुक बंसल जी तो है, मुझे पता है। जय ठक्कर की मैंने फोटो अभी 2-3 दिन पहले, कहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ घूम के आते हैं भाई साहब आप? अभी मैंने देखी थी फोटो। जय जी अनिल जी, वीकेंड पर ही गया था अनिल जी, और बहुत ही बढ़िया जगह अनिल जी, एंड मस्ट विजिट है। यस बिल्कुल। और पालिया साहब के तो मैंने बहुत फेसबुक पे गाने सुने हुए हैं, वो गाने रिकॉर्ड करके किशोर कुमार के डालते रहते हैं। आशु सर का और कुणाल जी का और किरण जी का मुझे पता नहीं, फेसबुक पे है नहीं। आप तीनों हैं क्या? कौन कौन है आप तीनों में से? अनिल जी मैं हूँ। अच्छा आप है, अच्छा कुणाल जी भी हैं। किरण जी आप नहीं है फेसबुक पर? आप भी हैं? अच्छा एक्टिव नहीं है मतलब फेसबुक पे, वहाँ पे भी आप बीच में म्यूट कर लेते होंगे। अनिल जी जी आशु जी। अनिल जी अगर एक्टिव की डेफिनेशन खाना, उठना, सोना, बैठना है तो एक्टिव नहीं है, बट मीनिंगफुली एक्टिव है। मतलब फेसबुक में कोई मीनिंगफुल काम नहीं होता देखो। वहाँ पे ऐसे मस्ती के लिए पोस्ट डालने वाला काम है। तो अब आप सब लोग जो फेसबुक पर हैं, तो आपके लिए ये बड़े काम की चीज़ है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। अगर आपने फेसबुक पर अपनी डिटेल्स के साथ ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दोनों डाल रखे हैं, या दोनों में से एक भी डाल रखा है, चाहे फ़ोन नंबर डाल रखा हो चाहे ईमेल आईडी डाल रखा हो, तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि 53 करोड़ 53 करोड़ हमारी आबादी का आधा समझ लीजिए ब्रॉडली जी, 1/3 तो मान ही लीजिए। 53 करोड़ फेसबुक यूजर्स के फोन नंबर से भरा डेटाबेस चोरी हो गया है। वाह, चोरी मतलब हैक कर लिया किसने, और ये हैकर्स टेलीग्राम बोट के जरिए ये डेटाबेस बाजार में बेच रहे हैं। एक आदमी के डेटाबेस को कितना मिल रहा होगा पैसा, सोच सकते हो आप? कितना? 1400 रुपए एक आदमी का। हाँ, वाह। अगर समझो कोई 1400 रुपए में आपका डेटा कोई खरीद रहा है,
तो क्या वो करेगा? उससे ज्यादा कमाने की सोच रहा होगा तभी खरीदेगा। जी सर। तो सोचो जो हैकर जिसको बेच रहे हैं और जो 1400 में खरीद रहा है उसका इरादा क्या होगा, जी जरा सोचो, आपको डर लगेगा। तो ये डेटा जो बेचे जा रहे हैं इसका इस्तेमाल फिशिंग और फ्रॉड के लिए हो सकता है। शॉपिंग वॉपिंग के नाम पे आपके अकाउंट में से कुछ पैसे वैसे निकल सकते हैं। फेक प्रोफाइलिंग बनाकर आपके दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांग सकते हैं। आपके पर्सनल चैट अगर कुछ ऐसी है तो मैं नहीं कह रहा, अगर आपकी है नहीं आप जानो, अगर कुछ ऐसी वैसी है तो उस पर ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, बता के भाई देखो आपका ये सब मिला है हमें, तो वो भी हो सकता है, उसकी भी मतलब कुछ होने में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको सावधानियां रखनी है, और सावधानियां क्या रखनी है यही आज शाम को 6 बजे के शो में हम बताएंगे। जी सर। कि अगर आपको अपना डेटा पहले सेव कैसे रखना है, आपको किस तरह से अगर कुछ हो गया है तो उसमें क्या कुछ आपको आगे करना है। अमित दुबे साहब होंगे जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, जो वो तो पहले वो बचाव के तरीके बताएंगे, और किसी का काम हो ही गया तो फिर विराग गुप्ता साहब हैं जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे कि भाई ये सब क्या कुछ है, इससे निकलना कैसे है। शाम 6 बजे का शो, फेसबुक का झांसा डिजिटल डाका, ये टंग ट्विस्टर नाम है, मैं एक ही बार में सही बोल गया, अब दूसरी बार तो ये वापस ट्राई नहीं करूंगा। तो ये वाला नीचे जो है ना लिखा है डिजिटल डाका, इस पर फोकस करिए। ये वाला शो शाम को 6 बजे जरूर देखिएगा। आपकी खबर आपका फायदा, अगर आपको भी अपने कोई सुझाव रखने हैं, कोई बात रखनी है तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग, और मैं आपको बजट की भी एक बार आपको बताऊंगा कि बजट में क्या कुछ विशेष आयोजन होने जा रहा है आपके लिए जी बिजनेस पर। उससे पहले एक बार 8:30 बजे का मनी गुरु का शो मैं आपके सामने रख दूं। रिटायरमेंट के लिए जितना जल्दी आप निवेश शुरू करें उतना बेहतर है, लेकिन निवेश का करना है इक्विटी, डेट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड, प्रॉपर्टी। आज मनी गुरु में हम इन्हीं चीज़ों को टच करेंगे। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, ये एक इंटरेस्टिंग फंड है, इसके बारे में बताएंगे। आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके जवाब मिलेंगे। SBI के चीफ बिजनेस ऑफिसर DP सिंह साहब होंगे, और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा होंगी हमारे साथ में रात 8:30 बजे ये। और बाकी बजट का विशेष आयोजन, और इस बजट के विशेष आयोजन में 2 खास बातें होने वाली। इस बार बजट पर आप जी बिजनेस पर देखेंगे BSE जी, बजट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि आपके सारे चहेते एक्सपर्ट, इधर बजट चलेगा, इधर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड पूरा एक्शन चलेगा। तो कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, आशु सर, बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट, सेठी साहब, जैन साहब, फिर जय सर, विश्वेश जी आ जाएंगे, विश्वेश जी भी आ जाएंगे, बजट के दिन आ जाते हैं टाइम से। सुमित जी, सिद्धार्थ जी, सचिन जी, ये सारे लोग होंगे जो आपके लिए बजट स्टॉक एक्सचेंज लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर, लाइव एंड ऑनलाइन। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि इस बार हमारी थीम है ग्रोथ की वैक्सीन, तो हमारी बजट की डॉक्टर, इकोनॉमी की डॉक्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपके लिए वैक्सीन तैयार करी। तो बजट रिसर्च लैब में भी हमने एक रिसर्च लैब बनाई है, जिसमें बजट रिसर्च लैब में आपके साथ जाने माने एक्सपर्ट होंगे। रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया जी, मधु केला साहब, और साथ ही विजय मंत्री जी, मनीष गुनवानी साहब, रिलायंस म्यूचुअल फंड जो पहले होता था, नैम अभी हो गया है, ओसवाल साहब, बग्गा जी, अरुण गिरी जी, वरिंदर बंसल, ये सारे एक्सपर्ट्स होंगे। साथ ही VK शर्मा साहब, निरंजन जी, विक्रम कोटक साहब, पूरा लंबा चौड़ा भरा पूरा पैनल है जो बजट रिसर्च लैब आपको बजट की बारीकियों को समझाएगा और बताएगा। तो नजर रखिएगा पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। बजट से पहले, बजट भाषण के दौरान और बजट के बाद का सारा एक्शन 1 फरवरी को जी बिजनेस ला रहा है बजट स्टॉक एक्सचेंज। एक ऐसा एक्सचेंज जहां बजट के ऐलानों पर मिलेंगी कमाई की कॉल, और साथ ही बजट रिसर्च लैब में मिलेगा ऐलानों का आसान विश्लेषण। बिल्कुल तैयारी कर लीजिए बजट के दिन की पूरी जी बिजनेस के साथ, और पिछले 3 बजट का लीडर आपके लिए फिर से इस बार पूरी तैयारी के साथ है तैयार। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, लाइव एक्शन, पूरा का पूरा विश्लेषण और वित्त मंत्री का भाषण, ये सब कुछ आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस फाइनल क्लोजिंग पे हम बताने लायक समझे, फिर भी बताना जरूरी है। 913 अंक नीचे बंद हुआ है निफ्टी बैंक 30,284 पर।
निफ्टी बंद हुआ है 271 अंक नीचे 13,967 पर और 47,409 पर 937 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स ने की है आज की पारी की समाप्ति। 4 दिनों तक लगातार कमजोरी, लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब बाजार 4 दिन लगातार नेगेटिव बंद हुए हों। यह है बाजार का हाल। तो हमारा हाल अच्छा नहीं है तो मृत्युंजय का कौन सा अच्छा होगा। इससे पहले हम एक बार विदा ले लें जल्दी से। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, आप सबका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। किरण जी, राजेश जी और जय ठक्कर साहब, आपका भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल बड़ा दिन है भाई, सब लोग टाइम से आ जाइएगा वापस। एक्सपायरी का दिन है, पहले से हालत बड़ी खराब है तो आप सब लोगों की एक्सपर्टाइज की बड़ी जरूरत होगी एक्सपायरी के दिन। कल मुलाकात फिर से होगी।